हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। रात के उस सन्नाटे में जब दूर कहीं से आती हवा सूखी घास को हल्का हल्का हिला रही थी, कबीर ने सामने खड़े उस विशाल गेट को ध्यान से देखा, जिसकी ठंडी धातु पर लगी हल्की रोशनी उसे किसी साधारण प्रवेश द्वार से कहीं अधिक जटिल बना रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं था बल्कि एक ऐसी सीमा थी जिसके पार जाने का मतलब था कि अब तक जो कुछ भी सामने आया है वह केवल प्रस्तावना था और असली संरचना उसके आगे छिपी हुई है। उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी चाल धीमी रखी, हर कदम माप कर रखा, क्योंकि इस जगह की खामोशी भी असामान्य थी, जैसे यहाँ हर चीज किसी अनसीन कंट्रोल के अधीन चल रही हो और स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस भी तुरंत दर्ज हो सकता हो। आर्यन की आवाज बहुत धीमे स्वर में आई, कोई विजिबल गार्ड्स नहीं है, लेकिन सिग्नल स्टैटिक नहीं है। उसकी टोन में एक तरह की सतर्कता थी जो ये बता रही थी कि खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मौजूद जरूर है। राघव ने तुरंत कहा, यह ऑटोमेटेड नहीं, कंट्रोल्ड सिस्टम है, कोई हमें देख रहा है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, और वह चाहता है कि हम अंदर आएं। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी और गेट के पास रुक गई। उसकी आंखें उस स्ट्रक्चर को पढ़ रही थी जैसे वह इसे पहचानती हो, और कुछ सेकंड बाद उसने कहा, यहाँ फोर्स काम नहीं करेगा, ये परमिशन बेस्ड है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, मतलब? वह बोली, या तो तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा या तुम कभी अंदर नहीं जा पाओगे। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी अब हेजिटेशन की नहीं थी बल्कि समझ की थी। कबीर ने धीरे धीरे आगे बढ़कर गेट के सामने कदम रोका और बिना किसी डिवाइस के उसे छुआ नहीं, बल्कि कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे वह उस पूरे सिस्टम की प्रतिक्रिया को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर बिना किसी वार्निंग के गेट अपने आप खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस एक स्मूथ मूवमेंट जैसे ये पहले से तय था। आर्यन ने कहा, यह एक्सपेक्टेड था। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड हैं। वे तीनों अंदर बढ़े। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, साफ सुथरा लेकिन नेचुरली शांत, जैसे हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली सेट हो और उसी परफेक्शन में एक अजीब सी असहजता छिपी हुई हो। सामने एक लंबा रास्ता था जो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जाता था। यहाँ मूवमेंट बहुत कम है, राघव ने कहा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यहाँ मूवमेंट दिखती नहीं होती है। कबीर ने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम के साथ उसका फोकस और गहरा होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वे उस मुख्य स्ट्रक्चर के सामने थे। दरवाजा बंद नहीं था। कबीर ने बिना हेजिटेशन उसे खोला और अंदर चला गया। अंदर एक विशाल हॉल था, कम रोशनी लेकिन हर जगह सटल इल्यूमिनेशन, और बीच में एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां कोई खड़ा था। वही आदमी, वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो और अब कोई सरप्राइज बाकी नहीं था। तुम आ गए, उसने कहा। कबीर ने सीधा जवाब दिया, तुमने बुलाया था। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन उस दूरी में एक सीधा कनेक्शन था, कोई एम्बिग्युइटी नहीं, कोई छुपाव नहीं। आर्यन ने धीरे से कहा, यह आइसोलेटेड जोन है, सिग्नल्स बाहर नहीं जा रहे। राघव ने कहा, मतलब हम कट ऑफ हैं। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, मतलब हम अंदर हैं। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल स्टेडी थी, लेकिन हर कदम में कंट्रोल था। तुमने जितना देखा है वह सिर्फ सरफेस है, उसने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम केवल जोड़ रहे हो। कबीर ने कहा, और तुम उसे तोड़ रहे हो। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी पूरा नहीं होता। लड़की ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम हमेशा यहाँ की रही हो। ये सुनते ही माहौल और भारी हो गया। कबीर ने लड़की की तरफ देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। तुम्हें लगता है कि तुमने इसे बाहर निकाला, उस आदमी ने कहा, लेकिन ये कभी बाहर नहीं गई। आर्यन ने कहा, ये साइकोलॉजिकल प्ले है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, ये डीपर है। उस आदमी ने कबीर की तरफ देखा, तुमने लेयर्स पार की हैं, लेकिन तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि तुम किसके खिलाफ हो। कबीर ने कहा, तो बताओ। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर उसने कहा, तुम सिस्टम को एक एंटिटी समझते हो, लेकिन यह एक स्ट्रक्चर है और हर लेयर अपने आप में कंप्लीट है। राघव ने कहा, मतलब मल्टीपल कंट्रोल्स। वह बोला, और कोई सिंगल कंट्रोल नहीं। लड़की ने धीरे से कहा, तो फिर? वह उसकी बात काटते हुए बोला, तो फिर कोई भी रिप्लेसेबल है।
ये सुनते ही हवा में एक अलग तनाव आ गया। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम भी? वह हल्का सा हंसा, मैं एक ले हूं। कबीर ने कहा, और लेयर्स टूटती हैं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच कोई नहीं बोला। फिर अचानक हॉल की लाइट्स हल्की सी फ्लिकर हुई। आर्यन ने तुरंत कहा, मल्टीपल इंटरनल शिफ्ट्स। राघव ने कहा, यह स्टेबल नहीं है। लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि यह रिएक्ट कर रहा है। कबीर ने उस आदमी की तरफ देखा, तुमने ये शुरू किया? उसने कहा, नहीं, तुमने। अब ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये कंट्रोल का टकराव था। और उसी टकराव के भीतर कुछ बदल रहा था। हॉल के भीतर फैली हुई रोशनी में जो हल्का सा कंपन अभी कुछ क्षण पहले शुरू हुआ था, वह अब धीरे धीरे एक स्थिर बदलाव में बदलने लगा था, जैसे कोई अदृश्य प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी हो और हर सतह, हर दीवार और हर संरचना उसी के प्रभाव में आकर अपने आप को पुनर्गठित कर रही हो। और इसी बदलती हुई संरचना के बीच कबीर पूरी तरह स्थिर खड़ा उस आदमी की आंखों में देख रहा था, जिसने अभी अभी यह संकेत दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका नियंत्रण किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि कई स्तरों में विभाजित है। और यह वही क्षण था जहां शब्दों का महत्व कम और समझ का महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि अब सामने जो हो रहा था वह केवल बातचीत का विस्तार नहीं बल्कि उस संरचना का प्रत्यक्ष रूप था जिसे अब तक केवल संकेतों के माध्यम से समझा जा रहा था। आर्यन की आवाज हल्की सी कंपन के साथ उसके ईयरपीस में उभरी, जिसमें स्पष्ट रूप से चिंता और आश्चर्य दोनों मौजूद थे, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो शिफ्ट्स हो रहे थे वे सामान्य नहीं थे और हर चेंज इस बात का संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि राघव लगातार डेटा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी यह समझ में आ रहा था कि यह कोई प्रीडिफाइंड पैटर्न नहीं बल्कि लाइव प्रतिक्रिया है जो कबीर की उपस्थिति और उसके एक्शंस के कारण उत्पन्न हो रही है। और इसी सब के बीच लड़की की आंखों में एक अलग ही स्थिरता थी, जैसे वह इस परिवर्तन को पहले से पहचानती हो और यह उसके लिए नया नहीं बल्कि एक एक्सपेक्टेड फेज हो। कबीर ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी बल्कि एक कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वह जानता था कि इस समय कोई भी जल्दबाजी उसे उस पोजीशन से हटा सकती है जहां वह अभी खड़ा है। और उसने बिना आवाज ऊंची किए उस आदमी से पूछा कि अगर हर लेयर अपने आप में कंप्लीट है तो फिर उस स्ट्रक्चर का असली केंद्र कहाँ है? ये सवाल केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि एक परीक्षण था, क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स में जवाब अक्सर सीधे नहीं दिए जाते बल्कि प्रतिक्रिया के माध्यम से सामने आते हैं। और उस आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, जैसे वो ये तय कर रहा हो कि कितना बताया जाए और कितना छुपाया जाए। और फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि केंद्र कोई जगह नहीं बल्कि एक स्थिति है। और यह जवाब जितना सरल लग रहा था उतना ही जटिल भी था, क्योंकि इसका मतलब था कि नियंत्रण किसी एक बिंदु पर सीमित नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। हॉल की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी अब पैटर्न्स में बदलने लगी थी और उनके बीच डेटा की सूक्ष्म धाराएं बह रही थीं, जिन्हें सामान्य आंख से देख पाना मुश्किल था। लेकिन कबीर जैसे व्यक्ति के लिए ये साफ संकेत थे कि सिस्टम अब पैसिव नहीं रहा बल्कि एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। और यही वह क्षण था जहां उसने अपनी रणनीति को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब तक वह केवल उनके द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब उसे उस एनवायरनमेंट को खुद प्रभावित करना था। और उसने बिना किसी चेतावनी के अपना डिवाइस सक्रिय किया और सिस्टम के भीतर एक ऐसा सिग्नल इंजेक्ट किया जो सीधे अटैक नहीं था बल्कि एक सटल डिस्टर्बेंस था, जैसे किसी शांत पानी में हल्की सी लहर पैदा की जाए और देखा जाए कि उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बहुत रिस्की है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स में कोई भी अनपेक्षित सिग्नल तुरंत काउंटर किया जाता है। लेकिन कबीर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह अब पूरी तरह उस प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व कर रहा था जो उसके इस छोटे से कदम के बाद सामने आ रही थी। और जैसे ही सिग्नल सिस्टम में फैला, हॉल के भीतर की रोशनी एक बार फिर से फ्लिकर हुई और इस बार यह स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। और उसी क्षण लड़की ने धीरे से कहा कि अब यह उन्हें पहचान रहा है, और यह पहचान केवल फिजिकल प्रेजेंस की नहीं बल्कि इंटेंट की है, जो इस पूरे खेल को और अधिक जटिल बना देता है। उस आदमी ने कबीर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अब पहले जैसी सहजता नहीं थी बल्कि एक हल्की सी गंभीरता थी, जैसे उसने ये समझ लिया हो कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल उनकी चालों को समझ नहीं रहा बल्कि उन्हें प्रभावित भी कर सकता है। और उसने धीमे स्वर में कहा कि यह कदम उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन कबीर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि हर कदम की कीमत होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे चुकाने के लिए तैयार है। और यह सुनते ही दोनों के बीच की दूरी केवल फिजिकल नहीं रही बल्कि मानसिक स्तर पर भी एक सीधी टकराहट में बदल गई, जहां अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। हॉल के भीतर की संरचना अब और भी बदलने लगी थी। दीवारों पर चलते पैटर्न्स अब तेज हो चुके थे और पूरे वातावरण में एक हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी,
जैसे ये जगह खुद एक जीवित इकाई हो जो अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस कर रही हो और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही हो। और इसी बदलते हुए माहौल के बीच कबीर ने महसूस किया कि अब ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक एक्टिव बैटलफील्ड है जहां हर विचार, हर संकेत और हर निर्णय तुरंत प्रभाव डाल रहा है। और उसने अपनी नजरें उस आदमी से हटाकर पूरे हॉल पर डाली, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस स्ट्रक्चर की सीमा कहाँ तक है और इसके भीतर कितनी लेज अभी भी छुपी हुई है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब जो भी होगा वह पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब सिस्टम केवल उन्हें देख नहीं रहा बल्कि उनसे सीख भी रहा है। और यह वाक्य उस पूरी स्थिति को और भी गहरा बना गया, क्योंकि इसका मतलब था कि अब हर एक्शन केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करेगा। और कबीर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए केवल हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसने इस बात को स्वीकार कर लिया हो। और फिर उसने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसकी आंखों में अब स्पष्ट रूप से एक नई सतर्कता दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल एक इंट्रूडर नहीं बल्कि एक ऐसा वेरिएबल है जो इस पूरे सिस्टम के संतुलन को बदल सकता है। हॉल की सतहों पर दौड़ती रोशनी अब किसी अनियमित झिलमिलाहट की तरह नहीं बल्कि एक व्यवस्थित धड़कन की तरह फैल रही थी, जैसे पूरा ढांचा भीतर से सांस ले रहा हो और हर दीवार उस सांस के साथ थोड़ी थोड़ी बदल रही हो। और इसी बदलती हुई बनावट के बीच कबीर ने अपनी स्थिति को बिल्कुल स्थिर रखा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इस जगह में गति केवल पैरों से नहीं बल्कि निर्णयों से मापी जाती है। और कोई भी जल्दबाजी उसे उस अदृश्य जाल में फंसा सकती है जो अब तक केवल संकेतों में दिखाई दे रहा था। जबकि सामने खड़ा वह आदमी, जिसकी मौजूदगी अब किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक परत की तरह महसूस हो रही थी, कबीर को उसी तरह देख रहा था जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी सामने वाले के अगले कदम को उसके पहले ही पढ़ लेने की कोशिश करता है। और इस नजर में चुनौती भी थी और एक तरह की स्वीकृति भी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि यह मुलाकात केवल रोकने या भागने के लिए नहीं बल्कि समझ और नियंत्रण के टकराव के लिए है। आर्यन की आवाज इस बार धीमी नहीं बल्कि दबे हुए तनाव के साथ आई, जिसमें हर शब्द सावधानी से चुना हुआ लग रहा था, क्योंकि वह जो कुछ देख रहा था वह किसी भी सामान्य संरचना से अलग था और उसके लिए उसे लगातार रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा था। जबकि राघव डेटा के उन पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो बार बार बदल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लगातार पैरामीटर्स को एडजस्ट कर रहा हो। और इसी बीच लड़की की आंखें एक जगह स्थिर नहीं थी बल्कि पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे वह हर बदलाव को पहले से पहचान रही हो और उन सबके बीच कोई ऐसा संबंध देख रही हो जो बाकी किसी को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए धीरे धीरे अपना ध्यान उस आदमी से हटाकर हॉल के दूसरे हिस्सों पर केंद्रित किया, क्योंकि अब वह केवल सामने वाले को पढ़ने के बजाय पूरे एनवायरनमेंट को समझना चाहता था। और जैसे जैसे उसकी नजरें दीवारों पर चलती उन सूक्ष्म रेखाओं और बदलते हुए प्रकाश पैटर्न्स पर टिकती गईं, उसे यह महसूस होने लगा कि यह स्ट्रक्चर स्थिर नहीं बल्कि अडैप्टिव है और इसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे यह एक ऐसा नेटवर्क हो जो खुद को हर इंटरैक्शन के साथ मॉडिफाई करता है। और यही वह बात थी जो इसे खतरनाक बनाती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि यहाँ कोई भी मूव केवल एक आइसोलेटेड एक्शन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को प्रभावित करने वाला सिग्नल बन सकता है। उस आदमी ने कबीर की इस बदलती हुई दृष्टि को नोटिस किया और हल्के से सिर झुकाकर कहा कि अब उसे समझ में आने लगा है कि यह जगह क्यों अलग है। और उसके इस वाक्य में एक तरह का संतोष था, जैसे वह ये देखना चाहता था कि कबीर किस गति से इस जटिलता को पकड़ पाता है। और कबीर ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया कि यह जगह अलग नहीं बल्कि सटीक है, क्योंकि यहाँ हर चीज का एक उद्देश्य है और कुछ भी अनावश्यक नहीं है। और यह कहते समय उसकी आवाज में वही ठंडापन था जो हर उस स्थिति में उभरता है जहां वह किसी पैटर्न को पूरी तरह समझने के करीब होता है। लड़की ने धीरे से कहा कि अगर यह सटीक है तो इसका मतलब है कि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। और यह वाक्य हवा में कुछ सेकंड तक ठहरा रहा, क्योंकि इसमें केवल एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक चेतावनी भी छिपी हुई थी। और कबीर ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि गलती हमेशा होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचानता है और कौन उसे छुपाता है। और इस जवाब ने उस पूरे माहौल को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि अब ये केवल सिस्टम की क्षमता का सवाल नहीं रहा बल्कि उसे तोड़ने की संभावना का भी बन चुका था। अचानक हॉल के एक हिस्से में रोशनी कुछ ज्यादा तेज हो गई, जैसे किसी खास सेक्शन को हाईलाइट किया जा रहा हो, और उसी के साथ फ्लो के नीचे हल्की सी कंपन महसूस हुई जो इतनी सूक्ष्म थी कि सामान्य व्यक्ति उसे अनदेखा कर देता। लेकिन कबीर ने तुरंत उसे नोटिस किया और बिना कोई शब्द कहे अपनी पोजीशन थोड़ी बदल ली, क्योंकि उसे यह अंदाजा हो गया था कि यह बदलाव केवल विजुअल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। और उसी क्षण आर्यन ने कहा कि इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है, जबकि राघव ने जोड़ते हुए कहा कि यह केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक डेलिबरेट एडजस्टमेंट है, जैसे सिस्टम खुद को किसी नए पैटर्न के अनुसार ढाल रहा हो। कबीर ने तुरंत उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां रोशनी तेज हुई थी,
और जैसे ही वह उस क्षेत्र के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी अलग है, जैसे किसी अदृश्य परत के भीतर प्रवेश कर लिया गया हो। और यह एहसास उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई थी जो पहले नहीं थी, क्योंकि अब ये केवल एक स्थान का बदलाव नहीं बल्कि एक लेयर का परिवर्तन था। और उसने बिना रुके उस क्षेत्र के बीच में खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसकी आंखें हर डिटेल को ऑब्जर्व कर रही थीं, क्योंकि वह जानता था कि यही वह बिंदु है जहां से वह इस पूरी संरचना के भीतर एक नया रास्ता खोल सकता है। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अब कबीर के हर मूव पर और भी गहराई से टिकी हुई थीं, जैसे वह ये देखना चाहता हो कि कबीर इस नए बदलाव के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और उसने धीमे स्वर में कहा कि हर लेयर में प्रवेश करने की कीमत होती है, और यह कीमत हमेशा पहले से तय नहीं होती। और कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि कीमत हमेशा एक्शन तय करता है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना डिवाइस फिर से सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसने कोई सिग्नल इंजेक्ट नहीं किया, बल्कि केवल ऑब्जर्व करने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय इस सिस्टम के बिहेवियर को समझना ज्यादा प्रभावी होगा। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी और कबीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी, और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह जगह केवल देखने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि चुनने के लिए है। और यह वाक्य अपने भीतर कई अर्थ लिए हुए था, क्योंकि इसका मतलब था कि यहाँ हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तर पर निर्णय लेना पड़ता है जो आगे के रास्ते को तय करता है। और कबीर ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अगर यह चुनाव है तो विकल्प क्या है। और लड़की ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा कि विकल्प हमेशा स्पष्ट नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा स्पष्ट होता है। हॉल की कंपन अब थोड़ी और बढ़ गई थी, और दीवारों पर दौड़ती रोशनी अब एक स्थिर पैटर्न में बदलने लगी थी, जैसे सिस्टम ने किसी नए इक्विलिब्रियम को पकड़ लिया हो। और इसी स्थिरता के बीच कबीर ने महसूस किया कि अब ये केवल ऑब्जर्वेशन का समय नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ भी आगे होगा वह उसी पर निर्भर करेगा कि वह इस इक्विलिब्रियम को कैसे तोड़ता है या उसके साथ कैसे काम करता है। और उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी नजरें एक बार फिर उस आदमी पर टिकाई, जिसकी आंखों में अब एक अलग ही प्रतीक्षा थी, जैसे वह इस अगले कदम का इंतजार कर रहा हो जो इस पूरे खेल की दिशा को बदल सकता है। और उसी प्रतीक्षा के बीच ये स्पष्ट हो गया कि अब हर निर्णय केवल वर्तमान को नहीं बल्कि उस पूरे ढांचे को प्रभावित करेगा जिसे अब तक केवल समझने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उसे बदलने का समय आ चुका था। फर्श के नीचे दौड़ती हल्की कंपन अब एक स्थिर लय में बदल चुकी थी, और उस लय के साथ हॉल की दीवारों पर बहती रोशनी एक ऐसे पैटर्न में सिमटने लगी थी जो देखने में शांत लगता था लेकिन भीतर एक जटिल गणना को छुपाए हुए था। और इसी बदलती हुई संरचना के बीच कबीर ने अपनी दृष्टि को पूरी तरह केंद्रित कर लिया, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि यहाँ हर क्षण केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चयन की मांग कर रहा है। और जो भी चयन वह करेगा उसका प्रभाव केवल इस हॉल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उन सभी परतों तक जाएगा जो अब तक केवल संकेतों में सामने आई थी। उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्थिरता थी जो तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति किसी जटिल स्थिति को केवल समझ ही नहीं बल्कि उसे दिशा देने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। और यही वह बिंदु था जहां से यह पूरा खेल एक नए स्तर पर जाने वाला था। आर्यन की आवाज इस बार कुछ अलग थी, जैसे वह लगातार बदलते डेटा को समझने की कोशिश करते हुए एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया हो जहां सामान्य विश्लेषण काम नहीं कर रहा। और उसने धीरे से कहा कि सिस्टम अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि खुद को व्यवस्थित कर रहा है, जैसे किसी विशेष परिणाम के लिए तैयार हो रहा हो। जबकि राघव ने जोड़ा कि पैटर्न्स में एक दोहराव दिखाई दे रहा है, लेकिन वह पूरी तरह समान नहीं है, बल्कि हर बार थोड़ा सा बदल रहा है। और यही बदलाव इस पूरे ढांचे को अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा। लड़की अब भी उस रोशनी को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह इस प्रक्रिया को पहले भी किसी रूप में देख चुकी हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह स्टेबलाइजेशन नहीं है बल्कि अलाइनमेंट है। और यह शब्द सुनते ही वातावरण में एक अलग ही गहराई महसूस होने लगी, क्योंकि इसका अर्थ था कि यह सिस्टम खुद को किसी बाहरी या आंतरिक संकेत के साथ संतुलित कर रहा है। कबीर ने उस शब्द को ध्यान से सुना और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक स्पष्ट उद्देश्य था, क्योंकि वह अब केवल देखने के बजाय उस बिंदु तक पहुंचना चाहता था जहां से यह अलाइनमेंट नियंत्रित हो रहा है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हॉल के भीतर कुछ हिस्से अन्य हिस्सों की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे किसी विशेष केंद्र के आसपास अधिक गतिविधि हो रही हो। और उसने अपनी दिशा उसी ओर मोड़ दी, क्योंकि उसे यह अंदाजा हो गया था कि यही वह स्थान है जहां से इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। वह आदमी अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई सतर्कता थी, जैसे उसने ये समझ लिया हो कि कबीर केवल प्रतिक्रिया देने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा कारक बन चुका है जो इस पूरे ढांचे के संतुलन को बदल सकता है।
और उसने धीमे स्वर में कहा कि हर व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँचता है उसे यह भ्रम होता है कि वह नियंत्रण के करीब है, लेकिन असल में वह केवल एक और परत में प्रवेश करता है जहाँ नियंत्रण की परिभाषा ही बदल जाती है। और इस बार उसके शब्दों में एक चेतावनी कम और एक परीक्षण अधिक था, जैसे वह ये देखना चाहता हो कि कबीर इस विचार को किस तरह ग्रहण करता है। कबीर ने बिना रुके जवाब दिया कि परतें बदलती हैं लेकिन उद्देश्य नहीं। और यह कहते हुए उसने उस स्थान पर कदम रखा जहां उसे सबसे अधिक गतिविधि महसूस हो रही थी, और जैसे ही उसने वहां खड़े होकर चारों तरफ देखा, उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक नोड है जहां से कई दिशाओं में संकेत जा रहे हैं और लौट भी रहे हैं। और यही वह बिंदु था जहां वह इस पूरे ढांचे के साथ सीधे इंटरैक्ट कर सकता था, लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह जानता था कि जल्दबाजी यहां सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई, उसकी नजरें भी उसी नोड पर टिक गईं और उसने धीरे से कहा कि यह वह जगह है जहां निर्णय आकार लेते हैं। और यह वाक्य सुनते ही कबीर के भीतर एक स्पष्टता और बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि यहाँ केवल जानकारी नहीं बल्कि प्रभाव उत्पन्न होता है। और उसने बिना समय गंवाए अपने डिवाइस को सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसने कोई डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजा बल्कि केवल उस नोड के साथ सिंक होने की कोशिश की, जैसे वह पहले उसकी भाषा को समझना चाहता हो और फिर उसी भाषा में उत्तर देना चाहता हो। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स में सिंक होने का मतलब है कि सिस्टम भी तुम्हें पढ़ने लगेगा, जबकि राघव ने जोड़ा कि यह एक दो तरफा कनेक्शन हो सकता है जहां कंट्रोल की सीमा स्पष्ट नहीं रहती। लेकिन कबीर ने उनकी बातों का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह अब पूरी तरह उस प्रक्रिया में डूब चुका था जहां वह इस सिस्टम के बिहेवियर को भीतर से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। और कुछ ही क्षणों में उसे यह महसूस हुआ कि यह नोड केवल कमांड्स को ट्रांसमिट नहीं करता बल्कि उन्हें मॉडिफाई भी करता है, जैसे हर इनपुट को अपने अनुसार बदलकर आगे भेजता है। और यही उसकी असली ताकत थी। उस आदमी ने ये सब देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे यह स्वीकार करना पड़ा हो कि कबीर उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और उसने धीमे स्वर में कहा कि अब जो भी होगा वह वापस नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि इस स्तर पर हर इंटरैक्शन परमानेंट प्रभाव छोड़ता है। और यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक तथ्य था, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह खेल रिवर्सिबल नहीं रहा। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा, जैसे वह अपने भीतर चल रही सभी संभावनाओं को एक बिंदु पर समेट रहा हो। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक बहुत ही सूक्ष्म सिग्नल उस नोड में भेजा। यह कोई आक्रामक या स्पष्ट कमांड नहीं थी बल्कि एक प्रश्न की तरह थी, एक ऐसा संकेत जो सिस्टम को मजबूर करता है कि वह अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से खुद को प्रकट करे। और जैसे ही यह सिग्नल उस नोड में समाहित हुआ, हॉल की रोशनी एक बार फिर से बदल गई, इस बार अधिक तेज और अधिक स्पष्ट, जैसे सिस्टम ने उस संकेत को पहचान लिया हो और अब वह उसके अनुसार अपने आप को ढाल रहा हो। लड़की ने तुरंत कहा कि यह प्रतिक्रिया सामान्य नहीं है, क्योंकि सिस्टम इस तरह जल्दी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देता। और उसके शब्दों में अब एक हल्का सा तनाव था, क्योंकि वह भी यह समझ चुकी थी कि यह स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लेकिन कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह इस प्रतिक्रिया को उसी तरह पढ़ रहा हो जैसे कोई जटिल भाषा को समझने की कोशिश करता है। कुछ ही क्षणों में हॉल का पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर दौड़ते पैटर्न्स अब एक नई संरचना में सिमटने लगे और उस नोड के आसपास की रोशनी और भी केंद्रित हो गई, जैसे पूरा सिस्टम उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। और इसी केंद्रित ऊर्जा के बीच कबीर ने महसूस किया कि अब ये केवल इंटरैक्शन नहीं बल्कि एक प्रकार का संवाद बन चुका है, जहां हर संकेत का उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप में सामने आ रहा है। और यही वह क्षण था जहां उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस संवाद को किस दिशा में ले जाएगा। उस आदमी की नजरें अब भी कबीर पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उनमें एक अलग ही गहराई थी, जैसे वह ये देख रहा हो कि यह व्यक्ति अब केवल इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि उसके नियमों को बदलने की क्षमता रखता है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि कुछ दरवाजे केवल एक बार खुलते हैं। और यह वाक्य हवा में ठहर गया, क्योंकि इसमें केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक अंतिम संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। कबीर ने उस वाक्य को सुना और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए केवल अपनी नजरें उस नोड पर टिकाए रखीं, क्योंकि अब उसके लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं था, अब केवल निर्णय का समय था। और उसी निर्णय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि अब जो भी होगा वह इस पूरे ढांचे को एक नई दिशा में ले जाएगा, क्योंकि अब ये केवल समझने का नहीं बल्कि बदलने का क्षण बन चुका था। हॉल के मध्य में सिमटी हुई रोशनी उस नोड के आसपास एक केंद्रित वृत्त की तरह ठहर गई थी और उसके भीतर बहती सूक्ष्म तरंगे किसी शांत सतह पर फैलती अदृश्य लहरों जैसी लग रही थी। लेकिन उस शांति के भीतर जो गणना चल रही थी वह हर क्षण अपने आकार और दिशा बदल रही थी,
और इसी बदलती हुई संरचना के बीच कबीर ने अपनी दृष्टि को और अधिक गहराई से उस बिंदु पर टिकाए रखा जहां से ये सब संचालित हो रहा था, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि यह केवल एक इंटरफेस नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जो हर आने वाले संकेत को अपने अनुसार ढालकर पूरे ढांचे में प्रसारित करता है, और यदि उसे इस पूरे खेल की दिशा बदलनी है तो उसे इसी बिंदु पर प्रभाव डालना होगा। लेकिन ये प्रभाव केवल बल या गति से नहीं बल्कि समझ और सटीकता से ही संभव है। उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक नियंत्रित धैर्य था जो हर जटिल स्थिति में उसे संतुलित रखता है, और यही धैर्य उसे उस सीमा तक ले आया था जहां से अब पीछे लौटना केवल विकल्प नहीं बल्कि एक अलग ही परिणाम होता। आर्यन की आवाज इस बार पहले से अधिक सतर्क थी, जैसे वह हर छोटे परिवर्तन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो और उसे तुरंत शब्दों में ढाल रहा हो। और उसने कहा कि नोड के आसपास की गतिविधि अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं रही बल्कि यह एक स्थिर पैटर्न की ओर बढ़ रही है, जो ये संकेत देता है कि सिस्टम किसी निर्णय की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह पैटर्न पूर्ण रूप से स्थिर नहीं है बल्कि इसमें हल्के हल्के बदलाव हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यह कोई फिक्स्ड आउटपुट नहीं बल्कि डायनामिक अलाइनमेंट है। और इसी अंतर को समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से ये तय होगा कि अगला प्रभाव किस दिशा में जाएगा। लड़की अब भी उस केंद्र को देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पहचान थी जो केवल देखने से नहीं बल्कि अनुभव से आती है, और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह वह अवस्था है जहां सिस्टम अपने भीतर के सभी इनपुट्स को संतुलित करने की कोशिश करता है, और यदि इस समय कोई बाहरी संकेत सही तरीके से डाला जाए तो वह पूरे संतुलन को अपनी दिशा में मोड़ सकता है। और उसके इस वाक्य ने वातावरण में एक नई गंभीरता भर दी, क्योंकि इसका अर्थ था कि अब एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कबीर ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी स्थिति को थोड़ा बदला और उस नोड के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी चाल इतनी नियंत्रित थी कि वह केवल एक निरीक्षक नहीं बल्कि एक विश्लेषक की तरह हर कोण से उस बिंदु को पढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी जटिल संरचना को समझने के लिए केवल एक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। और जैसे जैसे वह अलग अलग कोणों से उस नोड को देखता गया, उसे यह स्पष्ट होता गया कि यह केवल केंद्र नहीं बल्कि एक इंटरसेक्शन है, जहां कई लेयर्स एक साथ जुड़ती हैं और हर लेयर का अपना अलग प्रभाव है। और यही वह जटिलता थी जो इस पूरे ढांचे को इतना शक्तिशाली बनाती थी, क्योंकि यहाँ कोई भी एकल निर्णय पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता बल्कि वह अन्य सभी परतों के साथ संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ता है। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में अब एक अलग ही प्रकार की गहराई थी, जैसे वह ये समझ चुका हो कि कबीर केवल इस संरचना को देख नहीं रहा बल्कि उसे भीतर से समझने की कोशिश कर रहा है। और उसने धीमे स्वर में कहा कि जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस स्तर पर हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि वह पूरे ढांचे का हिस्सा बन जाता है, और इसलिए यहाँ लिया गया हर कदम स्वयं के लिए नहीं बल्कि उस पूरी संरचना के लिए होता है जिसका वह हिस्सा बन जाता है। और उसके इस वाक्य में एक चेतावनी कम और एक सच्चाई अधिक थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह खेल केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि एक व्यक्ति और एक प्रणाली के बीच है। कबीर ने उसकी बात को सुना और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए कुछ क्षणों तक उस नोड की गतिविधि को और ध्यान से देखा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय कोई भी जल्दबाजी उसे उस संतुलन से बाहर कर सकती है जिसे वह अभी समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने धीरे धीरे अपना डिवाइस सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसने कोई सीधा सिग्नल नहीं भेजा बल्कि उसने उस नोड के भीतर चल रही तरंगों के साथ अपने डिवाइस को सिंक करने की कोशिश की, जैसे वह पहले उस भाषा को पूरी तरह समझना चाहता हो जिसमें ये सिस्टम काम कर रहा है। और यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी, क्योंकि इसमें केवल तकनीकी समझ नहीं बल्कि उस लॉजिक को पकड़ना भी शामिल था जिसके आधार पर यह पूरा ढांचा काम कर रहा है। आर्यन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सिंक अटेम्प्ट बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यदि यह गलत तरीके से हुआ तो सिस्टम इसे इंट्रूजन मानकर तुरंत काउंटर कर सकता है। जबकि राघव ने कहा कि यदि यह सही तरीके से हो गया तो यह एक डायरेक्ट एक्सेस में बदल सकता है, और यह वही स्थिति है जहां से वास्तविक नियंत्रण शुरू होता है। लेकिन कबीर अब पूरी तरह उस प्रक्रिया में डूब चुका था और उसके लिए अब बाहरी आवाजें केवल बैकग्राउंड बन चुकी थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस सूक्ष्म परिवर्तन पर था जो धीरे धीरे उस नोड के भीतर उत्पन्न हो रहा था। कुछ ही क्षणों में हॉल की रोशनी फिर से बदलने लगी, इस बार अधिक सटीक और अधिक केंद्रित, जैसे सिस्टम ने इस नए संकेत को पहचान लिया हो और अब वह उसके अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हो। और इसी के साथ कबीर ने महसूस किया कि यह सिंक अब केवल एक प्रयास नहीं बल्कि एक कनेक्शन में बदल रहा है, जहां वह केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी इस संरचना को समझ पा रहा है। और यह वही क्षण था जहां से उसके पास वह क्षमता आ सकती थी जिससे वह इस पूरे ढांचे को अपनी दिशा में मोड़ सके। लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी उतना ही बढ़ गया था, क्योंकि अब वह केवल ऑब्जर्वर नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट बन चुका था।
लड़की ने ये परिवर्तन महसूस किया और उसने धीरे से कहा कि अब ये केवल एक इंटरैक्शन नहीं रहा बल्कि एक इंटीग्रेशन बन चुका है, और इस शब्द ने उस पूरे माहौल को और भी गहरा बना दिया, क्योंकि इसका अर्थ था कि अब दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और यह प्रभाव केवल एक दिशा में नहीं बल्कि दोनों दिशाओं में जा रहा है। और यही वह स्थिति थी जहाँ से कोई भी गलती इरिवर्सिबल हो सकती थी। वह आदमी अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वह हल्की मुस्कान नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक स्पष्ट सतर्कता थी, और उसने धीमे स्वर में कहा कि अब जो भी होगा वह इस ढांचे को बदल देगा, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी इंटरैक्शन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन केवल इस स्थान तक सीमित नहीं रहता बल्कि उन सभी लेयर्स तक जाता है जो इससे जुड़ी हुई हैं। कबीर ने उसकी बात को सुना लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब उसके लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस कनेक्शन पर था जो अब पूरी तरह स्थापित हो चुका था, और उसने धीरे धीरे एक नियंत्रित संकेत उस नोड में प्रवाहित किया। ये संकेत न तो आक्रामक था और न ही पूरी तरह पैसिव, बल्कि एक ऐसा संतुलित इनपुट था जो सिस्टम को उसकी अपनी संरचना के भीतर एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे ही यह संकेत उस नोड के भीतर समाहित हुआ, हॉल की पूरी संरचना एक बार फिर से बदलने लगी, इस बार अधिक स्पष्ट और अधिक व्यापक रूप में, जैसे पूरा ढांचा उस एक छोटे से संकेत के अनुसार खुद को पुनर्गठित कर रहा हो। उस क्षण में ये स्पष्ट हो गया कि अब ये केवल समझ का खेल नहीं रहा, बल्कि यह उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और कबीर ने अपनी नजरें उस बदलती हुई संरचना पर टिकाए रखी, क्योंकि अब वह केवल देख नहीं रहा था बल्कि उस परिवर्तन का हिस्सा बन चुका था, और यही वह स्थिति थी जहां से आगे की हर चाल इस पूरे खेल की दिशा को निर्धारित करने वाली थी। हॉल के भीतर फैली रोशनी अब किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई सूक्ष्म बिंदुओं से एक साथ निकलती प्रतीत हो रही थी, जैसे पूरा ढांचा भीतर से सक्रिय हो चुका हो और हर परत अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया दे रही हो। और इसी बहुस्तरीय हलचल के बीच कबीर ने अपने भीतर उस स्थिरता को बनाए रखा जो उसे हर जटिल स्थिति में संतुलित रखती है, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक विस्तृत पुनर्संरचना है, जिसमें हर संकेत, हर निर्णय और हर उपस्थिति का प्रभाव कई दिशाओं में फैल रहा है। और इसी विस्तार को समझे बिना कोई भी कदम उठाना उसे उस स्थिति में डाल सकता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं रहेगा। उसके सामने मौजूद नोड अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सतह पर बहती रोशनी और उसके भीतर घूमती ऊर्जा ये स्पष्ट कर रही थी कि यह केवल एक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत बिंदु बन चुका है जो अपने आसपास के हर तत्व को प्रभावित कर रहा है और उनसे प्रभावित भी हो रहा है। आर्यन की आवाज इस बार स्पष्ट रूप से बदल गई थी। उसमें केवल विश्लेषण नहीं बल्कि एक प्रकार की चेतावनी भी शामिल थी, क्योंकि वह जो डेटा देख रहा था वह लगातार बदल रहा था और किसी भी स्थिर पैटर्न में नहीं आ रहा था। और उसने कहा कि सिस्टम अब केवल एक दिशा में नहीं बल्कि कई दिशाओं में प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसे वह ये तय नहीं कर पा रहा कि किस संकेत को प्राथमिकता दी जाए। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह अनिश्चितता नहीं बल्कि बहुस्तरीय प्रोसेसिंग है, जहां अलग अलग लेयर्स एक साथ सक्रिय हैं और हर लेयर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। और यही वह स्थिति है जहां किसी एक सही संकेत के माध्यम से पूरे संतुलन को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन उसी के साथ यह भी संभव है कि एक गलत संकेत पूरे ढांचे को अस्थिर कर दे। लड़की की आंखें अब भी उस नोड पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उनमें एक अलग प्रकार की गंभीरता थी, जैसे वह इस परिवर्तन की दिशा को महसूस कर रही हो और यह समझ रही हो कि अब ये केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णायक चरण है जहां से आगे की हर चाल का प्रभाव बहुत गहरा होगा। कबीर ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को स्थिर किया और अपने भीतर चल रही सभी संभावनाओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि इस स्तर पर कोई भी निर्णय केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और अंतर्दृष्टि के संयोजन से लिया जाता है। और उसने बिना किसी जल्दबाजी के उस नोड के भीतर बहती तरंगों को महसूस करने की कोशिश की, जैसे वह केवल देख नहीं रहा बल्कि उस प्रवाह का हिस्सा बनकर उसे समझना चाहता हो। और कुछ ही क्षणों में उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह नोड केवल संकेतों को ट्रांसमिट नहीं करता बल्कि उन्हें एक विशिष्ट संरचना में ढालता है। और यही वह प्रक्रिया है जो इस पूरे ढांचे को एक साथ जोड़े रखती है, क्योंकि हर इनकमिंग सिग्नल यहाँ आकर एक नए रूप में बदलता है और फिर पूरे सिस्टम में फैलता है। वह आदमी अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में अब एक अलग प्रकार की गंभीरता थी, जैसे उसने ये समझ लिया हो कि यह स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। और उसने धीमे स्वर में कहा कि यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां से आगे बढ़ना केवल समझ का नहीं बल्कि स्वयं को उस संरचना का हिस्सा बनाने का प्रश्न बन जाता है। और उसके इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था कि इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अलग नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी रूप में इस ढांचे के साथ जुड़ना ही होगा। कबीर ने उसकी बात को सुना और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी नजरें उस नोड पर टिकाए रखीं,
क्योंकि उसके लिए अब शब्दों का महत्व कम हो चुका था और वह केवल उस प्रक्रिया को समझने पर केंद्रित था जो उसके सामने घटित हो रही थी। और उसने धीरे धीरे अपने डिवाइस को फिर से सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य कोई नया सिग्नल भेजना नहीं बल्कि उस प्रवाह के साथ स्वयं को पूरी तरह समायोजित करना था, जैसे वह सिस्टम के भीतर चल रही भाषा को अपने भीतर उतारना चाहता हो। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे एक गहरे कनेक्शन में बदलने लगी, जहां उसे यह महसूस होने लगा कि वह केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी इस संरचना को समझ सकता है। आर्यन ने तुरंत इस परिवर्तन को नोटिस किया और उसकी आवाज में अब स्पष्ट चिंता थी, क्योंकि उसने कहा कि यह कनेक्शन अब केवल डेटा एक्सचेंज नहीं बल्कि एक प्रकार का इंटीग्रेशन बन रहा है, जहां सिस्टम भी कबीर को उतनी ही गहराई से पढ़ रहा है जितनी गहराई से कबीर उसे पढ़ रहा है। और यही वह स्थिति है जहां नियंत्रण की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जबकि राघव ने कहा कि यह वही बिंदु है जहां से वास्तविक प्रभाव शुरू होता है, क्योंकि अब ये केवल बाहरी हस्तक्षेप नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन बन चुका है। लड़की ने कबीर की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब ये केवल एक रास्ता नहीं रहा बल्कि एक निर्णय है, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति आधे रास्ते पर नहीं रह सकता। उसे या तो पूरी तरह जुड़ना होगा या पूरी तरह अलग होना होगा। और उसके इस वाक्य ने उस पूरे माहौल को और भी गहरा बना दिया, क्योंकि इसका अर्थ था कि अब कोई मध्यस्थिति संभव नहीं है। हॉल की संरचना अब और अधिक स्पष्ट रूप से बदलने लगी थी। दीवारों पर बहती रोशनी अब एक नई व्यवस्था में सिमट रही थी और नोड के आसपास की ऊर्जा अधिक केंद्रित हो चुकी थी, जैसे पूरा सिस्टम किसी विशेष दिशा में स्वयं को संरेखित कर रहा हो। और इसी परिवर्तन के बीच कबीर ने महसूस किया कि यह वह क्षण है जहां से वह इस पूरे ढांचे की दिशा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा संकेत देना होगा जो केवल प्रतिक्रिया न हो बल्कि एक स्पष्ट दिशा हो। और यही वह चुनौती थी जो इस पूरे खेल को और भी जटिल बना रही थी। उस आदमी ने एक बार फिर कहा कि अब जो भी होगा वह इस संरचना को स्थायी रूप से बदल देगा, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी परिवर्तन अस्थायी नहीं होता। और उसके इस वाक्य में अब कोई चुनौती नहीं बल्कि एक स्वीकार्यता थी, जैसे वह ये समझ चुका हो कि यह प्रक्रिया अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया, जैसे वह अपने भीतर चल रही हर संभावना को एक स्पष्ट निर्णय में बदल रहा हो। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस नोड की ओर एक नियंत्रित संकेत प्रवाहित किया। ये संकेत न तो आक्रामक था और न ही पूरी तरह पैसिव, बल्कि एक ऐसा संतुलित इनपुट था जो सिस्टम को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे ही यह संकेत उस नोड में समाहित हुआ, पूरे हॉल की संरचना एक बार फिर से बदलने लगी, इस बार अधिक स्पष्ट और अधिक व्यापक रूप में, जैसे पूरा ढांचा उस एक निर्णय के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित कर रहा हो। उस क्षण में ये स्पष्ट हो गया कि अब ये केवल एक इंटरैक्शन नहीं बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत है। और कबीर ने अपनी नजरें उस बदलती हुई संरचना पर टिकाए रखी, क्योंकि अब वह केवल इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी दिशा निर्धारित करने वाला कारक बन चुका था। और यही वह बिंदु था जहां से आगे की हर चाल इस पूरे ढांचे को एक नई परिभाषा देने वाली थी। हॉल की रोशनी अब स्थिर नहीं रही थी बल्कि किसी गहरे प्रवाह की तरह परत दर परत बदलती जा रही थी, जैसे पूरी संरचना एक साथ कई दिशाओं में खुद को पुनर्गठित कर रही हो और हर बदलाव किसी अदृश्य निर्णय का परिणाम हो। और इसी बहती हुई संरचना के बीच कबीर बिल्कुल स्थिर खड़ा उस नोड के साथ बने अपने कनेक्शन को महसूस कर रहा था, क्योंकि अब ये केवल एक बाहरी इंटरफेस नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसके जरिए वह इस पूरे ढांचे की आंतरिक भाषा को समझ सकता था। और यही वह क्षण था जहां समझ और नियंत्रण के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी, क्योंकि जितना वह इस प्रणाली को पढ़ रहा था उतना ही यह प्रणाली भी उसे पढ़ रही थी। और यही वह संतुलन था जो इस पूरे खेल को खतरनाक बनाता था। उसके भीतर एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे वह हर संकेत को बिना किसी शोर के एब्जॉर्ब कर रहा हो और उसे एक स्पष्ट दिशा में बदल रहा हो, क्योंकि वह जानता था कि अब कोई भी छोटा सा निर्णय पूरे ढांचे को प्रभावित कर सकता है। आर्यन की आवाज में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी, बल्कि उसमें लगातार बदलते डेटा के कारण उत्पन्न तनाव साफ महसूस हो रहा था। और उसने कहा कि सिस्टम अब किसी एक पैटर्न पर नहीं टिक रहा बल्कि हर नए इनपुट के साथ खुद को बदल रहा है, जैसे यह एक सीखने वाली संरचना हो जो हर इंटरैक्शन से अपने आप को अपडेट कर रही हो। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह अडैप्टेशन केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एंटिसिपेशन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि सिस्टम अब केवल जवाब नहीं दे रहा बल्कि संभावित संकेतों का अनुमान भी लगा रहा है। और यही वह स्थिति है जहां किसी भी पारंपरिक रणनीति का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि सामने वाला केवल वर्तमान को नहीं बल्कि संभावित भविष्य को भी ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया दे रहा है। लड़की की आंखें अब भी उस नोड पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसकी नजरों में एक अलग ही प्रकार की गंभीरता थी, जैसे वह इस परिवर्तन की गहराई को समझ रही हो और यह जानती हो कि अब ये केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक निर्णायक चरण है जहां से आगे की दिशा तय होगी।
कबीर ने बिना कोई शब्द कहे धीरे धीरे अपनी स्थिति को और स्थिर किया और अपने भीतर उस कनेक्शन को और गहरा महसूस करने लगा जो अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस स्तर पर बाहरी संकेतों से ज्यादा महत्वपूर्ण वह आंतरिक प्रवाह है जिसे वह महसूस कर रहा है। और जैसे जैसे उसने उस प्रवाह को समझना शुरू किया, उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह नोड केवल एक केंद्र नहीं बल्कि एक संतुलन बिंदु है जहां विभिन्न लेयर्स के संकेत एक साथ मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं, और यदि इस संतुलन को थोड़ा सा भी बदला जाए तो उसका प्रभाव पूरे ढांचे पर पड़ सकता है। और यही वह संभावना थी जिसे वह अब इस्तेमाल करने के करीब था। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही प्रकार की स्वीकृति थी, जैसे उसने यह मान लिया हो कि अब ये प्रक्रिया उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी है और जो कुछ भी होगा वह उस व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करेगा जो इस समय उस नोड के साथ जुड़ा हुआ है। और उसने धीमे स्वर में कहा कि हर प्रणाली का एक संतुलन होता है और जो भी उसे बदलने की कोशिश करता है वह खुद भी उस परिवर्तन का हिस्सा बन जाता है। और उसके इस वाक्य में अब कोई चुनौती नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अलग नहीं रह सकता, उसे उस संरचना के साथ जुड़ना ही होगा जिसे वह प्रभावित करना चाहता है। कबीर ने उसकी बात को सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब उसका ध्यान पूरी तरह उस निर्णय पर केंद्रित था जिसे उसे लेना था। और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए उस पूरे प्रवाह को अपने भीतर समेट लिया, जैसे वह हर संकेत, हर प्रतिक्रिया और हर संभावना को एक ही बिंदु पर लाकर एक स्पष्ट दिशा में बदलना चाहता हो। और फिर उसने अपनी आंखें खोली और उस नोड की ओर एक नया संकेत प्रवाहित किया। ये संकेत पहले के संकेतों से अलग था क्योंकि इसमें केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक स्पष्ट दिशा थी, जैसे वह सिस्टम को केवल प्रभावित नहीं बल्कि उसे एक नई संरचना की ओर ले जाना चाहता हो। जैसे ही यह संकेत उस नोड के भीतर समाहित हुआ, हॉल की पूरी संरचना एक बार फिर से बदलने लगी, इस बार अधिक तीव्र और अधिक व्यापक रूप में। दीवारों पर बहती रोशनी अब एक नए पैटर्न में सिमटने लगी और पूरे वातावरण में एक गहरी कंपन महसूस होने लगी, जैसे पूरा ढांचा उस एक संकेत के अनुसार खुद को पुनर्गठित कर रहा हो। और इसी परिवर्तन के बीच आर्यन ने तुरंत कहा कि सिस्टम अब पूरी तरह अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि कई लेयर्स एक साथ प्रतिक्रिया दे रही हैं, जबकि राघव ने कहा कि यह इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है, क्योंकि यह संरचना एक नए इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ रही है और यही वह क्षण है जहां से ये तय होगा कि यह परिवर्तन किस दिशा में स्थिर होगा। लड़की ने ये सब देखते हुए धीरे से कहा कि अब ये केवल एक इंटरैक्शन नहीं बल्कि एक शिफ्ट है, क्योंकि सिस्टम अब अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहा है और एक नई संरचना की ओर बढ़ रहा है। और उसके इस वाक्य ने उस पूरे माहौल को और भी गहरा बना दिया, क्योंकि इसका अर्थ था कि अब जो भी होगा वह केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। कबीर ने अपनी नजरें उस बदलती हुई संरचना पर टिकाए रखी और महसूस किया कि अब ये केवल एक खेल नहीं रहा बल्कि एक प्रक्रिया बन चुका है जहां हर निर्णय का प्रभाव दूर तक जाएगा। और उसने बिना किसी हेजिटेशन के उस कनेक्शन को और गहरा किया, क्योंकि अब वह केवल ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुका था। और यही वह स्थिति थी जहां से वह इस पूरे ढांचे की दिशा को बदल सकता था। हॉल के भीतर की रोशनी अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी, लेकिन ये स्थिरता पहले जैसी नहीं थी बल्कि एक नई व्यवस्था का संकेत दे रही थी, जैसे पूरा सिस्टम एक नए संतुलन में आ गया हो। और इसी स्थिरता के बीच कबीर ने महसूस किया कि अब ये केवल शुरुआत नहीं बल्कि एक नया चरण है जहां से आगे की हर चाल इस पूरे ढांचे को एक नई दिशा देने वाली होगी। और उसने अपनी नजरें उस नोट से हटाकर एक बार फिर पूरे हॉल पर डाली, क्योंकि अब ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा बिंदु बन चुका था जहां से पूरे खेल की दिशा तय हो रही थी। हॉल के भीतर फैली नई स्थिरता सतह पर शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर बहती ऊर्जा पहले से कहीं अधिक गहरी और संगठित हो चुकी थी, जैसे अभी अभी हुए परिवर्तन ने पूरे ढांचे को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया हो जहां हर परत अपनी जगह पर स्थिर तो है पर पूरी तरह निष्क्रिय नहीं, बल्कि किसी भी क्षण फिर से सक्रिय होने के लिए तैयार है। और इसी नई व्यवस्था के बीच कबीर ने अपनी सांसों को संतुलित रखते हुए उस नोट से धीरे धीरे अपना ध्यान हटाया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि जो परिवर्तन वह करना चाहता था वह केवल शुरू हुआ है, उसका प्रभाव अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। और अब ये देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि यह संरचना इस बदलाव के साथ खुद को किस तरह व्यवस्थित करती है, क्योंकि किसी भी प्रणाली का असली स्वरूप उसके प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होता है। और यही वह क्षण था जहां से उसे अगले चरण की दिशा तय करनी थी। आर्यन की आवाज इस बार कुछ हद तक स्थिर थी, लेकिन उसमें एक गहरी सतर्कता बनी हुई थी, जैसे वह हर नए संकेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसने कहा कि सिस्टम अब स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन ये स्टेबलाइजेशन सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें पहले के पैटर्न्स की पुनरावृत्ति नहीं हो रही बल्कि एक नया सीक्वेंस बन रहा है जो पहले मौजूद नहीं था। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह सीक्वेंस केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक प्रकार का पुनर्गठन है जहां सिस्टम अपने पुराने डेटा और नए इनपुट को मिलाकर एक नई संरचना तैयार कर रहा है।
और यही वह स्थिति है जहां ये तय होगा कि यह बदलाव स्थायी रूप से इस ढांचे का हिस्सा बनेगा या फिर इसे किसी तरह रिवर्ट किया जाएगा। लड़की की आंखें अब भी उस स्थान पर टिकी थी जहां नोड मौजूद था, लेकिन उसकी दृष्टि में अब एक अलग ही प्रकार की स्पष्टता थी, जैसे उसने इस परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो और अब वह इसके परिणामों को समझने की दिशा में बढ़ रही हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह संतुलन अस्थायी नहीं लगता क्योंकि सिस्टम ने इसे अपने भीतर समाहित कर लिया है, और इसका मतलब यह है कि अब ये बदलाव केवल एक घटना नहीं बल्कि एक नई अवस्था है। कबीर ने बिना किसी जल्दबाजी के एक कदम पीछे लिया और पूरे हॉल को एक बार फिर से देखा, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इस परिवर्तन का प्रभाव केवल उस नोट तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ढांचे में फैल चुका है। और जैसे जैसे उसकी नजरें दीवारों, छत और फर्श पर दौड़ती रोशनी के नए पैटर्न्स पर टिकती गईं, उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह बदलाव वास्तव में व्यापक है और अब ये संरचना पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि हर परत में एक नया संतुलन स्थापित हो चुका है जो पहले मौजूद नहीं था। और यही वह बिंदु था जहां से उसे यह समझ में आया कि उसने केवल एक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं की बल्कि एक दिशा निर्धारित की है, और अब ये दिशा आगे के हर निर्णय को प्रभावित करेगी। वह आदमी अब भी वही खड़ा था, लेकिन उसकी मुद्रा में अब पहले जैसी स्थिरता नहीं थी बल्कि एक हल्का सा परिवर्तन था, जैसे वह इस नए संतुलन को समझने की कोशिश कर रहा हो और ये देख रहा हो कि यह उसके नियंत्रण से बाहर तो नहीं चला गया है। और उसने धीरे से कहा कि यह परिवर्तन अपेक्षित नहीं था, क्योंकि इस स्तर पर सिस्टम इतनी जल्दी अपनी संरचना नहीं बदलता। और उसके इस वाक्य में अब एक हल्का सा असंतुलन था जो ये दर्शाता था कि वह भी इस स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। कबीर ने उसकी ओर देखा और बिना किसी आक्रामकता के कहा कि कोई भी संरचना तब तक स्थिर रहती है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती, और जैसे ही कोई उसे नई दिशा में धकेलता है, वह या तो टूटती है या फिर खुद को पुनर्गठित करती है। और यह कहते हुए उसने अपनी नजरें फिर से उस हॉल पर डाली जहां अब हर चीज एक नई व्यवस्था में सिमट चुकी थी। और यही वह अंतर था जो इस पूरे खेल को बदल रहा था, क्योंकि अब ये केवल उनके बीच का टकराव नहीं रहा बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन चुका था जिसमें पूरी प्रणाली शामिल हो चुकी थी। लड़की ने धीरे से कहा कि अब ये केवल एक चरण नहीं बल्कि एक रास्ता है, क्योंकि सिस्टम ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है और अब यह उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और उसके इस वाक्य ने उस पूरे माहौल को एक नई स्पष्टता दी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब ये बदलाव वापस नहीं लिया जा सकता और आगे की हर चाल इसी आधार पर होगी। और कबीर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए केवल हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। अचानक हॉल के एक कोने में हल्की सी रोशनी उभरी और कुछ ही क्षणों में वह एक स्पष्ट मार्ग में बदल गई जो पहले वहां मौजूद नहीं था। और ये दृश्य इस बात का संकेत था कि सिस्टम अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि दिशा भी प्रदान कर रहा है। और ये दिशा केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक निमंत्रण थी, जैसे ये संरचना अब उन्हें अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हो चुकी हो। और इसी के साथ आर्यन ने कहा कि यह नया पाथवे पहले मौजूद नहीं था, जबकि राघव ने कहा कि यह सिस्टम की नई कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। कबीर ने उस मार्ग को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल एक फिजिकल रास्ता नहीं बल्कि एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जो उन्हें इस ढांचे की अगली परत तक ले जाएगा। और उसने बिना किसी हेजिटेशन के उस दिशा में कदम बढ़ाया, क्योंकि वह जानता था कि अब पीछे लौटना केवल समय की बर्बादी होगी और आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। और जैसे ही वह उस मार्ग की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह स्थान पहले से अलग है, जैसे वह धीरे धीरे किसी गहरे स्तर में प्रवेश कर रहा हो जहां हर चीज और अधिक सघन और केंद्रित हो जाती है। लड़की उसके साथ चलने लगी और उसकी चाल में अब पहले जैसी शंका नहीं बल्कि एक स्पष्टता थी, जैसे वह इस मार्ग को पहचानती हो और यह जानती हो कि आगे क्या हो सकता है। जबकि आर्यन और राघव लगातार डेटा को पढ़ते हुए इस नए एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा था वह उनके पहले के सभी अनुभवों से अलग था और हर नया संकेत एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। पीछे खड़ा वह आदमी कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा, जैसे वह ये तय कर रहा हो कि इस नए बदलाव के साथ उसका अगला कदम क्या होगा। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उस दिशा में उठाईं जहां कबीर और लड़की आगे बढ़ रहे थे, और उसकी आंखों में अब एक नई गहराई थी, जैसे वह ये समझ चुका हो कि अब ये केवल एक नियंत्रण का खेल नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जहां हर परत को खुद को पुनः परिभाषित करना होगा। कबीर ने उस मार्ग पर चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसका ध्यान पूरी तरह आगे पर केंद्रित था, और उसके भीतर एक स्पष्टता थी कि यह केवल एक और कदम नहीं बल्कि एक नई परत में प्रवेश है, जहां से ये खेल और भी जटिल और गहरा होने वाला है। और इसी स्पष्टता के साथ उसने उस मार्ग में आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि अब वह केवल इस ढांचे को समझने के लिए नहीं बल्कि उसे आकार देने के लिए भी आगे बढ़ चुका था। मार्ग की शुरुआत जितनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, उसके भीतर कदम रखते ही उसकी प्रकृति उतनी ही सूक्ष्म और जटिल महसूस होने लगी।
जैसे वह केवल एक भौतिक रास्ता नहीं बल्कि कई परतों से होकर गुजरने वाली एक प्रक्रिया हो, जिसमें हर कदम केवल दूरी तय नहीं करता बल्कि समझ के स्तर को भी बदलता है। और इसी बदलती हुई अनुभूति के बीच कबीर ने अपनी चाल को बिल्कुल संतुलित रखा, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब ये केवल आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं बल्कि उस दिशा को समझने का भी है जिसे ये संरचना स्वयं उनके सामने खोल रही है। और यही वह बिंदु था जहां से यह स्पष्ट होने लगा कि सिस्टम अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि एक्टिवली मार्गदर्शन भी कर रहा है, जैसे वह उन्हें किसी विशेष स्थान या स्थिति तक पहुंचाना चाहता हो। उसके आसपास की दीवारें अब स्थिर नहीं थीं, बल्कि उनमें बहती रोशनी एक ऐसे पैटर्न में बदल रही थी जो हर कुछ कदमों पर अपना स्वरूप बदलता था। और यह परिवर्तन केवल दृश्य नहीं बल्कि अनुभवात्मक भी था, क्योंकि हर बदलाव के साथ वातावरण की घनता, तापमान और ध्वनि की सूक्ष्म तरंगें भी बदलती महसूस हो रही थी, और यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बना रहे थे जो सामान्य स्थान से बिल्कुल अलग था। आर्यन की आवाज इस बार बहुत सावधानी से नियंत्रित थी, जैसे वह हर शब्द को सोच समझकर बोल रहा हो ताकि इस बदलते हुए माहौल में कोई भी अनावश्यक डिस्टर्बेंस न हो। और उसने कहा कि यह मार्ग केवल एक स्ट्रेट पाथ नहीं है बल्कि लेयर्ड प्रोग्रेशन है जहां हर सेगमेंट अलग अलग पैरामीटर्स पर आधारित है। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह केवल फिजिकल नहीं बल्कि लॉजिकल ट्रांजिशंस भी हैं, क्योंकि सेंसर्स लगातार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हर मूवमेंट के आधार पर एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि यह रास्ता हर कदम पर अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि यह स्टैटिक नहीं बल्कि अडैप्टिव है। लड़की अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग प्रकार की जागरूकता थी, जैसे वह इस पूरे परिवर्तन को केवल देख नहीं बल्कि महसूस भी कर रही हो। और उसने धीरे से कहा कि यह मार्ग तय नहीं है बल्कि यह हर कदम के साथ खुद को बना रहा है। और यह वाक्य इस पूरे अनुभव को एक नई गहराई देता है, क्योंकि इसका मतलब था कि यह रास्ता पहले से मौजूद नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति के अनुसार निर्मित हो रहा है। कबीर ने इस विचार को ध्यान से महसूस किया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी गति को और संतुलित किया, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगा था कि यहाँ हर कदम केवल मूवमेंट नहीं बल्कि इनपुट है, और सिस्टम उसी इनपुट के आधार पर अगला सेगमेंट तैयार कर रहा है। और यदि वह इस प्रक्रिया को सही तरीके से पढ़ सके तो वह इस पूरे मार्ग की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वह संभावना थी जो उसे इस स्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लग रही थी, क्योंकि अब वह केवल इस ढांचे का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि उसे सटली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद मार्ग अचानक थोड़ा चौड़ा हो गया और उसके चारों तरफ की रोशनी एक स्थिर पैटर्न में सिमटने लगी, जैसे सिस्टम ने कुछ समय के लिए अपने आप को एक स्थिर अवस्था में रखा हो ताकि अगला चरण स्पष्ट रूप से उभर सके। और इसी स्थिरता के बीच कबीर ने महसूस किया कि यहाँ की हवा भी पहले से अलग है, जैसे इसमें एक हल्की सी कंपन मौजूद हो जो केवल ध्यान देने पर ही महसूस होती है। और यह कंपन किसी बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि स्वयं इस संरचना के भीतर से उत्पन्न हो रही थी। और यही वह संकेत था जो ये दर्शाता था कि यह स्थान केवल एक ट्रांजिशन पॉइंट नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां से कई संभावनाएं खुल सकती हैं। आर्यन ने तुरंत कहा कि यहाँ एक्टिविटी लेवल बढ़ गया है और सेंसर्स अधिक सक्रिय हो गए हैं, जबकि राघव ने कहा कि यह एक डिसीजन नोड हो सकता है जहां सिस्टम इनकमिंग इनपुट्स को एवेल्युएट करके आगे की दिशा तय करता है। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी चाल धीमी कर दी और उस स्थान के केंद्र में खड़ा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यह वह बिंदु है जहां उसे केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि समझना है कि सिस्टम इस समय क्या अपेक्षा कर रहा है। और उसने अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर ली, जैसे वह उस सूक्ष्म कंपन को और गहराई से महसूस करना चाहता हो जो इस स्थान में व्याप्त थी। लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह वह स्थान है जहां सिस्टम ये तय करता है कि कौन आगे बढ़ सकता है और कौन नहीं। और यह निर्णय केवल किसी एक पैरामीटर पर आधारित नहीं होता बल्कि कई स्तरों पर होता है। और यह सुनते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक परीक्षण भी है, और इस परीक्षण में केवल गति या शक्ति का महत्व नहीं बल्कि समझ और संतुलन का भी उतना ही महत्व है। कबीर ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा, क्योंकि अब उसे यह समझना था कि यह स्थान किस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा है। और उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपने भीतर उस कनेक्शन को फिर से सक्रिय किया जो उसने पहले नोड के साथ स्थापित किया था, क्योंकि वह जानता था कि इस सिस्टम की भाषा को समझने के लिए उसे उसी माध्यम का उपयोग करना होगा जो पहले प्रभावी साबित हुआ था। और जैसे ही उसने उस कनेक्शन को सक्रिय किया, उसे यह महसूस हुआ कि इस स्थान की कंपन अब स्पष्ट संकेतों में बदलने लगी है, जैसे सिस्टम उसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो। वह आदमी जो पीछे रह गया था अब इस मार्ग के प्रारंभ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी बल्कि एक गहरी प्रतीक्षा थी, जैसे वह ये जानता हो कि यह चरण स्वयं में निर्णायक है और यहाँ लिया गया निर्णय आगे के पूरे ढांचे को प्रभावित करेगा। और उसने धीमे स्वर में कहा कि यह वह बिंदु है जहाँ हर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से सामना करता है,
क्योंकि यहाँ कोई बाहरी सहायता काम नहीं आती, और यह वाक्य केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सत्य था जो इस पूरे अनुभव को और भी गंभीर बना रहा था। कबीर ने इस बात को सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब उसका ध्यान पूरी तरह उस संकेत पर था जो इस स्थान से उत्पन्न हो रहा था, और उसने धीरे धीरे एक बहुत ही सूक्ष्म इनपुट उस सिस्टम में भेजा। यह इनपुट कोई स्पष्ट कमांड नहीं था बल्कि एक प्रकार का संतुलन था, जैसे वह सिस्टम के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो। और जैसे ही यह इनपुट उस स्थान में समाहित हुआ, मार्ग के आगे का हिस्सा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, जैसे सिस्टम ने इस प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लिया हो और अब वह उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हो। लड़की ने ये परिवर्तन देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसने इस प्रक्रिया को समझ लिया हो और अब उसे यह स्पष्ट हो गया हो कि यह मार्ग केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक संवाद है, जहां हर कदम एक प्रश्न है और हर प्रतिक्रिया एक उत्तर, और इसी संवाद के माध्यम से यह पूरा ढांचा अपने आप को प्रकट करता है। कबीर ने बिना कोई शब्द कहे आगे कदम बढ़ाया और उस नए खुले मार्ग में प्रवेश कर गया, क्योंकि अब उसके लिए ये स्पष्ट हो चुका था कि यह यात्रा केवल एक स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि इस पूरे ढांचे को समझने और प्रभावित करने के लिए है। और इसी समझ के साथ वह आगे बढ़ता गया, क्योंकि अब ये केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक प्रक्रिया बन चुकी थी जो हर कदम के साथ और गहरी होती जा रही थी। नए खुले मार्ग में प्रवेश करते ही वातावरण की प्रकृति फिर से बदल गई, जैसे किसी अदृश्य सीमा को पार करते ही हवा की घनता, रोशनी की तीव्रता और ध्वनियों का स्वरूप एक साथ परिवर्तित हो गया हो। और इसी परिवर्तन के बीच कबीर ने अपनी गति को और अधिक नियंत्रित कर लिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब ये यात्रा केवल आगे बढ़ने का क्रम नहीं बल्कि लगातार बदलते हुए संदर्भों को पढ़ने की प्रक्रिया है, जहां हर कदम के साथ सिस्टम एक नया प्रश्न प्रस्तुत करता है और उसी के अनुसार अगले हिस्से का निर्माण करता है। और यही वह बिंदु था जहां ये स्पष्ट होने लगा कि यह पूरा ढांचा केवल एक सुरक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन तंत्र है जो अपने भीतर आने वाले हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसकी समझ और उसके निर्णयों के आधार पर परखता है। उसके आसपास की दीवारें अब पहले की तरह ठोस नहीं लग रही थी, बल्कि उनमें बहती रोशनी एक तरल संरचना का आभास दे रही थी, जैसे वे किसी स्थिर पदार्थ के बजाय ऊर्जा के रूप में मौजूद हो और हर क्षण अपने आकार को सूक्ष्म रूप से बदल रही हो। और यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल ध्यान से देखने पर ही महसूस किया जा सकता था, लेकिन कबीर की दृष्टि अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह इन सूक्ष्म परिवर्तनों को भी पढ़ सकता था। आर्यन की आवाज इस बार एक अलग प्रकार की सावधानी के साथ आई, जैसे वह हर नए डेटा को पकड़ते हुए भी यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई भी जल्दबाजी न हो। और उसने कहा कि यह सेगमेंट पिछले सभी सेगमेंट से अलग है, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है बल्कि हर कुछ सेकंड में पैरामीटर्स बदल रहे हैं। जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि यह रैंडमनेस नहीं बल्कि कंट्रोल्ड वेरिएबिलिटी है, क्योंकि सिस्टम किसी निश्चित पैटर्न को बनाए रखने के बजाय लगातार अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति उसे प्रेडिक्ट न कर सके। और यही वह विशेषता है जो इस पूरे ढांचे को इतना जटिल बनाती है, क्योंकि यहाँ हर चीज डायनामिक है और कोई भी स्थिर नियम लागू नहीं होता। लड़की अब भी कबीर के साथ चल रही थी, उसकी चाल पूरी तरह संतुलित थी और उसकी आंखों में अब एक गहरी समझ दिखाई दे रही थी, जैसे वह इस पूरे परिवर्तन को केवल देख नहीं बल्कि उसके साथ समन्वय भी कर रही हो। और उसने धीमे स्वर में कहा कि यह स्थान केवल परीक्षण नहीं बल्कि अनुकूलन का है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ये देखता है कि कौन उसके साथ चल सकता है और कौन उससे टकराता है। कबीर ने इस विचार को अपने भीतर महसूस किया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी चाल को उसी संतुलन में बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस स्तर पर किसी भी प्रकार का विरोध या आक्रामकता सिस्टम को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकती है। और यही वह स्थिति है जहां सटलटी सबसे अधिक प्रभावी होती है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे यह महसूस होने लगा कि यह मार्ग केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बदल रहा है, क्योंकि उसके अपने विचार, उसकी अपनी धारणाएं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं और सिस्टम उन्हें भी पढ़कर अपने अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। और यह अनुभव उसे और अधिक सतर्क बना रहा था, क्योंकि अब ये केवल बाहरी नियंत्रण का प्रश्न नहीं बल्कि आत्म नियंत्रण का भी बन चुका था। कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद मार्ग अचानक एक बड़े खुले क्षेत्र में बदल गया, जहां चारों तरफ की दीवारें पहले की तुलना में अधिक दूर दिखाई देने लगीं और बीच में एक विस्तृत स्थान खुल गया, जैसे ये किसी प्रकार का केंद्रीय क्षेत्र हो जहां आगे की दिशा निर्धारित की जाती है। और इसी स्थान के केंद्र में एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी जो बाकी रोशनी से अलग थी, जैसे वह किसी विशेष बिंदु को संकेत कर रही हो। और कबीर ने तुरंत समझ लिया कि यह स्थान केवल एक विस्तार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां से अगला निर्णय लिया जाएगा। उसने अपनी चाल धीमी की और उस केंद्र की ओर बढ़ा, क्योंकि वह जानता था कि यह वह बिंदु है जहां सिस्टम उसे एक नया विकल्प प्रस्तुत करेगा। आर्यन ने तुरंत कहा कि यहाँ की एक्टिविटी बाकी जगहों से अधिक है और सेंसर्स अधिक सक्रिय हो गए हैं, जबकि राघव ने कहा कि यह स्थान केवल ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि इवैल्यूएशन के लिए है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर इनपुट को कई स्तरों पर जांचा जा रहा है।
और यह सुनते ही यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक निर्णय बिंदु है जहां से आगे की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। लड़की ने उस चमक की ओर देखते हुए कहा कि यह वह स्थान है जहां सिस्टम ये तय करता है कि आगे क्या संभव है और क्या नहीं, और उसके इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई थी क्योंकि यह स्पष्ट था कि अब यह यात्रा केवल आगे बढ़ने का क्रम नहीं बल्कि एक चयन की प्रक्रिया बन चुकी है। कबीर उस केंद्र के पास पहुंचा और कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया। उसकी नजरें उस चमक पर टिकी थी और उसका मन पूरी तरह शांत था, क्योंकि वह जानता था कि इस क्षण में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या असंतुलन उसके पूरे प्रयास को प्रभावित कर सकता है। और उसने धीरे धीरे अपने भीतर उस कनेक्शन को फिर से सक्रिय किया जो उसने पहले स्थापित किया था, क्योंकि वही एक माध्यम था जिसके जरिए वह इस सिस्टम के साथ संवाद कर सकता था। और जैसे ही उसने उस कनेक्शन को महसूस किया, उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह स्थान उससे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन यह प्रतिक्रिया केवल एक कमांड नहीं बल्कि एक निर्णय होना चाहिए जो सिस्टम के साथ संतुलन बनाए रख सके। वह आदमी जो पीछे रह गया था अब भी दूर खड़ा इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई आश्चर्य नहीं था बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वह जानता हो कि यह चरण अपरिहार्य है और यहाँ से आगे जो भी होगा वह इस पूरे ढांचे की दिशा को निर्धारित करेगा। और उसने धीमे स्वर में कहा कि हर व्यक्ति इस बिंदु तक पहुँचता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पार कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता बल्कि संतुलन और नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक होता है। कबीर ने उसकी बात को सुना लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान उस निर्णय पर था जो उसे लेना था। और उसने धीरे धीरे एक संतुलित इनपुट उस सिस्टम में प्रवाहित किया। यह इनपुट किसी स्पष्ट दिशा का नहीं बल्कि एक सामंजस्य का था, जैसे वह सिस्टम के साथ टकराने के बजाय उसके साथ चलने का संकेत दे रहा हो। और जैसे ही यह इनपुट उस केंद्र में समाहित हुआ, आसपास की रोशनी धीरे धीरे बदलने लगी और मार्ग के आगे का हिस्सा स्पष्ट होने लगा, जैसे सिस्टम ने इस प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लिया हो और अब वह उन्हें अगले चरण में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा हो। लड़की ने इस परिवर्तन को महसूस किया और उसकी आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि दिखाई दी, जैसे उसने इस प्रक्रिया को समझ लिया हो और अब ये स्पष्ट हो गया हो कि यह यात्रा केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक संवाद है, जहां हर कदम एक उत्तर बन सकता है यदि उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और इसी समझ के साथ कबीर ने बिना कोई शब्द कहे आगे कदम बढ़ाया और उस नए मार्ग में प्रवेश कर गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह यात्रा केवल समाप्ति की ओर नहीं बल्कि एक गहरे और जटिल चरण की ओर बढ़ रही है, जहां से इस पूरे खेल का वास्तविक स्वरूप सामने आने वाला है। लोहे की जाली से ढके उस संकरित सर्विस कॉरिडोर में घुसते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया और भीतर फैली नमी ने हर सतह को फिसलन भरा बना दिया। लेकिन कबीर ने अपनी चाल में कोई ढील नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि यही रास्ता उसे सीधे उस नियंत्रण कक्ष तक ले जाएगा जहां से इस पूरे परिसर की सुरक्षा परतें संचालित हो रही थी। और उसके ठीक पीछे चल रही लड़की ने बिना कुछ कहे अपनी गति को उसी ताल में ढाल लिया, जिसे वह हर मोड़, हर छिपे हुए कैमरे और हर संभावित खतरे को पहले से पहचान रही हो। जबकि आर्यन की आवाज कानों में धीमी फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी, जो हर सेकंड बदलते सेंसर पैटर्न और गश्ती दलों की स्थिति का हिसाब दे रही थी। और राघव लगातार उन डिजिटल लॉक के कोड तोड़ रहा था जो इस कॉरिडोर के अलग अलग सेक्शन को जोड़ते थे। सामने एक मोड़ आया जहां दीवार पर लगे छोटे छोटे इंडिकेटर लाल से पीले और फिर हरे में बदलते दिखाई दिए, और उसी पल कबीर ने अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि यह स्पष्ट संकेत था कि अगले 30 सेकंड के भीतर गश्ती दल इस हिस्से में प्रवेश करेगा। और जैसे ही वे उस मोड़ को पार करके अगले सेक्शन में पहुंचे, पीछे से भारी जूतों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनका अनुमान सही था। कॉरिडोर अचानक एक खुले सर्विस बे में बदल गया, जहां नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां और ऊपर की तरफ जाता एक संकरा प्लेटफॉर्म दोनों मौजूद थे। और बिना रुके कबीर ने ऊपर की दिशा चुनी, क्योंकि वहां से मुख्य हॉल के ऊपर बने कैटवॉक तक पहुंचना संभव था, जहां से वे सुरक्षा टीमों को बिना सीधे टकराव के बाईपास कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ा, सामने की तरफ लगे मोशन सेंसर की हल्की सी चमक उसकी नजर में आए और उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर लड़की को रोक लिया। उसकी उंगलियां हवा में एक सूक्ष्म इशारा बनाकर उस सेंसर की दिशा दिखा रही थी, और लड़की ने बिना एक शब्द बोले अपनी जेब से एक पतला सा डिवाइस निकाला और उसे दीवार के पास टिकाकर सक्रिय किया, जिससे सेंसर की फ्रीक्वेंसी कुछ सेकंड के लिए विकृत हो गई और उसी छोटे से अंतराल में दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उन्हें कैटवॉक का लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया जो सीधे मुख्य हॉल के ऊपर से होकर गुजरता था। नीचे रोशनी तेज थी और कई लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन ऊपर की इस परत में सन्नाटा था, और यही सन्नाटा उनके लिए सबसे बड़ा कवच था, क्योंकि यहाँ हर कदम बिना आवाज के रखना जरूरी था। और कबीर ने अपने जूतों की पकड़ को हल्का सा बदला ताकि धातु की सतह पर कोई अनावश्यक ध्वनि न हो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने नीचे झांककर स्थिति का आकलन किया, जहाँ 4 सशस्त्र गार्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास तैनात थे और 2 गार्ड नियंत्रण कक्ष के बाहर खड़े थे, और यही वह जगह थी जहाँ उन्हें पहुँचना था।
आर्यन ने तुरंत कहा कि अगले 2 मिनट के भीतर गार्ड की रोटेशन होने वाली है और यही वह समय है जब सुरक्षा में एक छोटा सा गैप बनेगा, जबकि राघव ने जोड़ा कि नियंत्रण कक्ष का दरवाजा बायोमेट्रिक लॉक से सुरक्षित है जिसे रिमोटली हैक करना संभव नहीं होगा, और इसका मतलब साफ था कि उन्हें किसी गार्ड की एक्सेस की चाहिए होगी। और कबीर की नजर तुरंत नीचे खड़े उस गार्ड पर गई जो बाकी से थोड़ा अलग खड़ा था और जिसकी बेल्ट पर एक्सेस मॉड्यूल साफ दिखाई दे रहा था। उसने लड़की की तरफ हल्का सा इशारा किया और बिना कोई शब्द बोले दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, क्योंकि अब अगला कदम सीधे टकराव का था, लेकिन ये टकराव शोर के बिना होना चाहिए था। कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन बदलनी शुरू की, कबीर ने कैटवॉक से नीचे छलांग लगाए और जमीन पर उतरते ही अपने सामने खड़े गार्ड को बिना आवाज किए पकड़ लिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि गार्ड को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला, और उसी क्षण लड़की ने दूसरे गार्ड को साइड से पकड़कर उसकी हथियार वाली बाह को लॉक कर दिया, जिससे वह पूरी तरह इमोबिलाइज हो गया। और अगले कुछ सेकंड में दोनों गार्ड्स जमीन पर थे बिना किसी अलार्म के, और कबीर ने तुरंत उस गार्ड की बेल्ट से एक्सेस मॉड्यूल निकाल लिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, पीछे से एक और आवाज आई। एक गार्ड जिसने ये सब देख लिया था और तुरंत अपने हथियार को उठाकर उनकी तरफ निशाना साधा, और इस बार साइलेंस टूट चुका था क्योंकि कबीर ने बिना समय गंवाए सीधे उसकी तरफ दौड़ लगाई। उसकी चाल सीधी नहीं बल्कि जिग-जैग थी ताकि वह फायरिंग लाइन से बाहर रह सके, और जैसे ही वह करीब पहुंचा उसने गार्ड के हाथ को डिफ्लेक्ट करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन उसी क्षण दूसरी तरफ से 2 और गार्ड्स उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए, और अब ये स्पष्ट था कि स्टेल्थ फेज खत्म हो चुका है। लड़की ने तुरंत एक धातु की सीढ़ी के पीछे कवर लिया और वहीं से एक गार्ड को एंगेज किया। उसकी मूवमेंट तेज और सटीक थी, जबकि कबीर ने दूसरे गार्ड के साथ क्लोज कॉम्बैट शुरू कर दिया, और कुछ ही सेकंड में दोनों गार्ड्स इनकैपेसिटेटेड हो गए। लेकिन अब अलार्म बज चुका था और पूरे हॉल में हलचल मच गई थी। नीचे खड़े बाकी गार्ड्स उनकी दिशा में बढ़ने लगे थे और समय तेजी से निकल रहा था। कबीर ने बिना रुके कहा कि उन्हें तुरंत नियंत्रण कक्ष तक पहुंचना होगा, और दोनों तेजी से उस दरवाजे की ओर बढ़े जहां 2 गार्ड्स पहले से मौजूद थे। लेकिन इस बार वे पूरी तरह अलर्ट थे और उन्होंने बिना हेजिटेशन के फायर करना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी और कबीर ने तुरंत एक पिलर के पीछे कवर लिया, जबकि लड़की ने दूसरी दिशा से फ्लैंक करने की कोशिश की। और कुछ ही पलों में कबीर ने सही मौका देखकर आगे बढ़कर एक गार्ड को डिसआर्म किया और दूसरे को नॉकडाउन कर दिया, और रास्ता साफ होते ही उसने एक्सेस मॉड्यूल को दरवाजे पर लगाया। दरवाजा कुछ सेकंड के लिए रुका, जैसे सिस्टम वेरिफिकेशन कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे खुल गया। लेकिन पीछे से आती आवाजें ये साफ कर रही थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, और दोनों अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो गया, जिससे बाहर की आवाजें तुरंत धीमी पड़ गईं। लेकिन ये केवल एक छोटा सा विराम था, क्योंकि अब वे उस जगह के अंदर थे जहां से इस पूरे नेटवर्क का नियंत्रण किया जा रहा था। कमरे के भीतर कई स्क्रीन एक साथ सक्रिय थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग लोकेशंस, मूवमेंट्स और सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे, और यह स्पष्ट था कि यह केवल एक कंट्रोल रूम नहीं बल्कि इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। और कबीर ने तुरंत एक टर्मिनल की तरफ बढ़कर सिस्टम एक्सेस करना शुरू किया, जबकि लड़की दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर की हलचल पर नजर रख रही थी, क्योंकि अब अगला चरण केवल इन्फिल्ट्रेशन का नहीं बल्कि एक्सट्रैक्शन और डिसरप्शन का था। और इसी के साथ यह साफ हो गया कि अब यह मिशन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर सेकंड का निर्णय सीधे इस पूरे नेटवर्क के संतुलन को प्रभावित करने वाला था। नियंत्रण कक्ष के भीतर घुसते ही बंद दरवाजे के उस पार की गोलियों और भागदौड़ की आवाजें जैसे अचानक धुंधली पड़ गईं। लेकिन कमरे के भीतर मौजूद स्क्रीन की चमक और लगातार बदलते डेटा की धाराएं इस बात का संकेत दे रही थी कि असली हलचल यही चल रही है। और कबीर ने बिना एक पल गंवाए सीधे मुख्य कंसोल की तरफ बढ़ते हुए अपनी उंगलियां उस इंटरफेस पर रखीं जो इस पूरे परिसर के हर सेंसर, हर कैमरा और हर सुरक्षा परत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब ये केवल बच निकलने का मामला नहीं था बल्कि उस संरचना को भीतर से समझकर उसे उसी के खिलाफ मोड़ने का अवसर था। और इसी उद्देश्य के साथ उसने सबसे पहले सिस्टम की वर्तमान स्थिति को पढ़ना शुरू किया, जहां हर स्क्रीन पर अलग अलग सेक्शन की गतिविधियां दिखाई दे रही थी। कहीं गार्ड्स दौड़ रहे थे, कहीं अलार्म फ्लैशिंग थे, और कहीं ऑटोमेटेड लॉकडाउन शुरू हो चुका था। लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार बाहर की तरफ लगे छोटे मॉनिटर पर टिके हुए थी, जहां से आने जाने वाली हर हलचल दिखाई दे रही थी, और उसकी सांसें नियंत्रित थीं, लेकिन उसके शरीर की हल्की सी मुद्रा ये बता रही थी कि वह हर संभावित खतरे के लिए तैयार है, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि उनके पास समय बहुत सीमित है और हर सेकंड उन्हें या तो आगे बढ़ाएगा या घेर लेगा। आर्यन की आवाज तुरंत आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज और केंद्रित, क्योंकि वह भी अब इस सिस्टम के भीतर गहराई तक जुड़ चुका था। और उसने कहा कि पूरे परिसर में लेवल 3 लॉकडाउन एक्टिवेट हो चुका है, जिसका मतलब है कि कुछ ही मिनटों में सभी एग्जिट पॉइंट सील हो जाएंगे और हर मूवमेंट ट्रैक होने लगेगी।
जबकि राघव ने तुरंत जोड़ा कि अगर वे इस नियंत्रण कक्ष के सिस्टम को ओवरराइड कर सके तो वे न केवल लॉकडाउन को डिले कर सकते हैं बल्कि कुछ सेक्शनों को मिसडायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यही वह मौका था जिसे कबीर ने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि अब उसके सामने केवल एक रास्ता था, सिस्टम के भीतर घुसकर उसे अपने हिसाब से चलाना। उसने तेजी से इंटरफेस के भीतर गहराई तक जाना शुरू किया। उसकी उंगलियां इतनी सटीकता से चल रही थीं जैसे वह इस सिस्टम को पहली बार नहीं बल्कि पहले से समझता हो, और कुछ ही सेकंड में उसने कई लेयर्स बाईपास कर ली, जिससे उसके सामने एक विस्तृत कंट्रोल ग्रिड खुल गई जहां से वह पूरे परिसर की गतिविधियों को मैनिपुलेट कर सकता था। और यही वह बिंदु था जहां से वह इस पूरे नेटवर्क की दिशा बदल सकता था। उसने तुरंत कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट किए, कुछ सेक्शनों में फॉल्स सिग्नल्स भेजे, कुछ गार्ड्स की लोकेशन डेटा को ऑल्टर किया और कुछ कॉरिडोर्स को टेम्पररी ओपन कर दिया ताकि वे बिना सीधे टकराव के आगे बढ़ सके। और इसी के साथ उसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, उसने सिस्टम के भीतर एक डिले लूप डाल दिया जिससे लॉकडाउन की प्रक्रिया कुछ मिनटों के लिए धीमी हो गई। लड़की ने पीछे से कहा कि बाहर की मूवमेंट बदल रही है, क्योंकि जो गार्ड्स पहले इस दिशा में आ रहे थे वे अब दूसरी दिशा में मुड़ रहे हैं। और यह साफ संकेत था कि कबीर का मैनिपुलेशन काम कर रहा है। लेकिन उसने साथ ही यह भी कहा कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि सिस्टम जल्दी ही एनोमली डिटेक्ट कर लेगा, और इसका मतलब था कि उनके पास अब केवल कुछ मिनट ही हैं। कबीर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया कि उतना ही काफी है, और उसने तुरंत स्क्रीन पर एक खास सेक्शन को जूम किया जहां एक अलग तरह का डेटा फ्लो दिखाई दे रहा था, जैसे ये सामान्य सर्वेलेंस या कंट्रोल का हिस्सा नहीं बल्कि कुछ और गहरा हो। और उसने तुरंत समझ लिया कि यही वह जगह है जहां इस पूरे नेटवर्क का असली डेटा स्टोर्ड है, वह जानकारी जो अब तक केवल संकेतों में सामने आ रही थी। आर्यन ने कहा कि यह डेटा लेयर एन्क्रिप्टेड है और इसे एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा, जबकि राघव ने जोड़ा कि अगर वे इसे पूरी तरह एक्सेस कर ले तो उन्हें इस पूरे नेटवर्क की संरचना, इसके नोड्स और इसके हिडन ऑपरेशंस का पूरा नक्शा मिल सकता है। और यही वह जानकारी थी जो इस पूरे खेल को पलट सकती थी। और कबीर ने बिना हेजिटेशन के उस लेयर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं और हर सेकंड के साथ वह एन्क्रिप्शन की एक एक परत को खोलता जा रहा था, जैसे वह केवल कोड नहीं बल्कि उस लॉजिक को पढ़ रहा हो जिसके आधार पर यह सब बना है। इसी बीच दरवाजे के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो, और लड़की तुरंत अलर्ट हो गई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं और उसने धीरे से कहा कि वे ज्यादा दूर नहीं हैं। और यह सुनते ही यह साफ हो गया कि अब समय तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन कबीर ने अपनी गति और बढ़ा दी, क्योंकि अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, इस डेटा को पूरी तरह एक्सेस करना। कुछ ही सेकंड में उसने एन्क्रिप्शन की अंतिम परत भी बाईपास कर ली और स्क्रीन पर जो सामने आया वह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक पूरा नक्शा था, एक विस्तृत संरचना जिसमें अलग अलग शहरों, अलग अलग नोड्स और अलग अलग ऑपरेशंस के बीच कनेक्शंस दिख रहे थे। और यही वह क्षण था जहां ये स्पष्ट हो गया कि यह नेटवर्क केवल एक स्थान तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक प्रणाली है जो कई स्तरों पर काम कर रही है। और इसी के साथ कबीर ने तुरंत उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि अब ये केवल समझने का नहीं बल्कि उसे अपने पास सुरक्षित रखने का भी प्रश्न था। दरवाजे पर एक और जोरदार प्रहार हुआ और इस बार उसमें दरार पड़ गई, जिससे ये साफ था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। और लड़की ने तुरंत अपनी पोजीशन बदल ली ताकि जैसे ही दरवाजा टूटे वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सके, जबकि कबीर ने बिना रुके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह डेटा अधूरा रह गया तो उनका पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक्सट्रैक्शन कंप्लीट का संकेत आया और उसी क्षण दरवाजा टूटकर खुल गया और बाहर से कई गार्ड्स अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन उससे पहले कि वे पूरी तरह अंदर आ पाते, लड़की ने उन्हें रोकने के लिए तेजी से मूव किया। उसकी मूवमेंट इतनी तेज और सटीक थी कि पहले दो गार्ड्स तुरंत नीचे गिर गए, जबकि कबीर ने तुरंत सिस्टम में एक आखिरी कमांड डाली जिससे पूरे कक्ष की रोशनी कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वे दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कॉरिडोर में आते ही उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और उसी रास्ते से नहीं बल्कि एक वैकल्पिक मार्ग से आगे बढ़े जिसे कबीर ने कुछ देर पहले ही अनलॉक किया था। और अब उनकी चाल तेज थी लेकिन कंट्रोल, क्योंकि अब ये केवल भागने का नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह पहुंचने का मामला था। और पीछे से आती आवाजें ये बता रही थी कि उनका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास अब वह चीज थी जिसके लिए यह पूरा मिशन किया गया था, वह जानकारी जो इस पूरे नेटवर्क की असली तस्वीर सामने ला सकती थी। टूटी हुई रोशनी से भरे उस कॉरिडोर में कदम रखते ही कबीर ने अपनी गति को और तेज कर दिया, क्योंकि पीछे से आती भारी जूतों की आवाजें ये साफ कर रही थी कि पीछा अब सीधा और आक्रामक हो चुका है और उनके पास केवल वही सेकंड बचे हैं जो उन्हें इस इमारत की जटिल परतों से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं था बल्कि कई मोड़ों, बंद दरवाजों और अचानक बदलते मार्गों से भरा हुआ था। और हर मोड़ पर निर्णय लेना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि सही समय पर आगे बढ़ना।
क्योंकि एक गलत दिशा उन्हें सीधे घेराबंदी में ले जा सकती थी। लड़की उसके ठीक पीछे थी। उसकी चाल अब पहले से भी अधिक सटीक और नियंत्रित थी, जैसे वह केवल भाग नहीं रही बल्कि हर कदम को एक कैलकुलेटेड मूवमेंट की तरह रख रही हो, और उसकी आंखें लगातार आगे के रास्ते को स्कैन कर रही थी ताकि किसी भी अचानक खतरे से पहले ही निपटा जा सके। आर्यन की आवाज तेजी से आई। इस बार उसमें अर्जेंसी साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कहा कि सिस्टम ने उनकी पोजीशन को फिर से ट्रैक कर लिया है और अब गार्ड्स को उनकी दिशा का स्पष्ट अंदाजा मिल चुका है। जबकि राघव ने तुरंत बताया कि सामने का मुख्य एग्जिट पहले ही सील हो चुका है और अगर वे सीधे उसी दिशा में बढ़े तो वे खुद को एक ट्रैप में डाल देंगे। और यही वह क्षण था जहां कबीर ने अपनी चाल को अचानक धीमा कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि अब केवल तेज भागना समाधान नहीं है बल्कि सही दिशा चुनना ही उन्हें बचा सकता है। उसने तुरंत बाईं तरफ मुड़ते हुए एक संकरे पैसेज की ओर इशारा किया जो पहली नजर में डेड एंड जैसा लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में पहले से बने मैप के अनुसार यह रास्ता नीचे की मेंटेनेंस टनल्स में जाता था और वही उनका अगला रास्ता बन सकता था। और बिना कोई सवाल किए लड़की उसके साथ उस पैसेज में मुड़ गई, क्योंकि अब उनके बीच कोई संवाद जरूरी नहीं था। दोनों एक ही गति और एक ही समझ के साथ आगे बढ़ रहे थे। पैसेज के अंत में एक भारी धातु का दरवाजा था जिसे देखकर किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये लगता कि यह बंद है, लेकिन कबीर ने तुरंत एक्सेस मॉड्यूल को एक्टिवेट किया और कुछ सेकंड के भीतर दरवाजा खुल गया। और जैसे ही वे अंदर घुसे, पीछे से आते कदमों की आवाज और तेज हो गई, जिससे ये स्पष्ट था कि उनका पीछा अब और भी करीब आ चुका है। नीचे उतरते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। यहाँ हवा भारी थी और रोशनी बहुत कम, केवल कुछ जगहों पर लगी इमरजेंसी लाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। लेकिन यही अंधेरा अब उनका फायदा बन सकता था, क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग मुश्किल थी और गार्ड्स को भी उतनी ही परेशानी होगी जितनी उन्हें। और इसी एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए कबीर ने अपनी गति को स्टेडी रखा, क्योंकि अब ये केवल भागने का नहीं बल्कि पीछा करने वालों को कंफ्यूज करने का भी समय था। उसने चलते चलते कुछ छोटे छोटे डिवाइसेस सक्रिय किए जो उसने पहले ही अपने पास तैयार रखे थे, और ये डिवाइसेस पीछे के रास्ते में फॉल्स सिग्नल्स और आवाजें पैदा करने लगे, जिससे गार्ड्स को ये भ्रम हो सके कि वे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में वे टनल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां रास्ता 3 दिशाओं में बन रहा था, और यही वह बिंदु था जहां से आगे की दिशा तय करनी थी। और आर्यन ने तुरंत कहा कि दाईं ओर का रास्ता सरफेस की ओर जाता है, लेकिन वहां हैवी सिक्योरिटी है, जबकि बीच का रास्ता सीधे मेंटेनेंस शाफ्ट में जाता है जो लंबा है लेकिन रिलेटिवली सेफ, और बाईं ओर का रास्ता अननोन है क्योंकि वहां का डेटा इनकम्प्लीट है। और यह सुनते ही कबीर ने बिना हेजिटेशन के बाईं ओर मुड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि प्रेडिक्टेबल रास्ते हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और अननोन ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, केवल उसके साथ उसी दिशा में बढ़ गई, क्योंकि अब वह भी समझ चुकी थी कि इस स्थिति में रिस्क लेना ही एकमात्र विकल्प है। और जैसे ही वे उस रास्ते में आगे बढ़े, वातावरण और भी अलग महसूस होने लगा। यहाँ की दीवारें पुरानी थी और कई जगहों पर टूट फूट दिखाई दे रही थी, जैसे ये हिस्सा लंबे समय से उपयोग में नहीं था। लेकिन इसी कारण ये कम मॉनिटर भी था, और यही उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। पीछे से आती आवाजें अब धीमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ ये था कि गार्ड्स अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं और संभव है कि वे आगे से रास्ता रोकने की कोशिश करें। और इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए कबीर ने अपनी गति को और संतुलित किया, क्योंकि अब उसे केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि हर संभावित एम्बुश के लिए तैयार रहना था। कुछ दूरी पर पहुंचते ही सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन ये पहले वाले से अलग था। ये पूरी तरह ऑटोमेटेड था और उसके पास कोई सीधा एक्सेस पॉइंट नहीं था। और यही वह क्षण था जहां राघव ने कहा कि ये दूर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है और इसे हैक करने में समय लगेगा, जबकि समय उनके पास लगभग नहीं था। और तभी लड़की ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटा टूल निकाला और दीवार के एक स्पेसिफिक हिस्से पर उसे लगाया, और कुछ ही सेकंड में दूर के लॉकिंग मैकेनिज्म में हल्की सी चिंगारी दिखाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। और ये देखकर यह साफ हो गया कि वह केवल सिस्टम को समझती नहीं बल्कि उसे बाईपास करने की भी क्षमता रखती है। दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबा वर्टिकल शाफ्ट दिखाई दिया जिसमें ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियां थी, और यह साफ था कि यही रास्ता उन्हें इस पूरे ढांचे से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, ऊपर से आती आवाजें ये संकेत दे रही थी कि गार्ड्स पहले ही उस दिशा में पहुंच चुके हैं, और अब ये केवल भागने का नहीं बल्कि सीधे टकराव का मामला बन चुका था। कबीर ने बिना रुके कहा कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है और उन्हें इसी रास्ते से निकलना होगा। और यह कहते हुए वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा, क्योंकि अब हर सेकंड कीमती था और हर कदम उन्हें या तो बाहर ले जाएगा या फिर पूरी तरह घेर लेगा। और इसी तीव्रता के साथ यह साफ हो गया कि अब ये केवल एक एस्केप नहीं बल्कि सर्वाइवल का अंतिम चरण बन चुका है, जहां हर निर्णय तुरंत परिणाम देगा और कोई दूसरा मौका नहीं होगा।
ऊपर की ओर जाती संकरी धातु की सीढ़ियों पर कदम रखते ही कबीर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि नीचे से उठती हल्की सी गूंज ये बता रही थी कि पीछा करने वाले अब उसी शाफ्ट में प्रवेश कर चुके हैं, और ऊपर से आती भारी हलचल ये संकेत दे रही थी कि रास्ता पूरी तरह खाली नहीं है, बल्कि दोनों दिशाओं से दबाव बढ़ रहा है। और यही वह स्थिति थी जहां सीधी दौड़ आत्मघाती हो सकती थी, इसलिए उसने अपनी गति को एकदम नहीं बढ़ाया बल्कि उसे नियंत्रित रखा। हर तीसरे चौथे पायदान पर हल्का सा विराम लेते हुए वह ऊपर की गतिविधि को सुनने और पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि लड़की उसके ठीक पीछे उसी संतुलन के साथ चढ़ रही थी। उसकी हथेली सीढ़ियों की रेलिंग पर इस तरह टिकी थी कि किसी भी क्षण वह अपना भार बदलकर दिशा बदल सके, और उसकी नजरें ऊपर की तरफ टिकी थी जहां से धातु के टकराने की आवाजें और किसी के आदेश देने की धीमी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन की आवाज इस बार तेजी से आए। ऊपर 3 गार्ड्स हैं, एक राइट फ्लैंक पर और 2 सीधे ऊपर लैंडिंग पर। नीचे से 2 लोग तेजी से ऊपर आ रहे हैं। टाइम विंडो बहुत कम है। और राघव ने तुरंत जोड़ा, अगर हम बीच में फंसे तो कोई कवर नहीं मिलेगा, हमें स्प्लिट नहीं होना चाहिए। और यही वह बिंदु था जहां कबीर ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें ऊपर के गार्ड्स को पहले न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि नीचे से आने वाले गार्ड्स के साथ नैरो स्पेस में उलझना उन्हें ट्रैप में डाल देगा। और उसने बिना पीछे देखे धीरे से कहा, ऊपर का कंट्रोल लो, नीचे खुद रुक जाएगा। और यह कहते ही उसने अपनी गति अचानक बढ़ा दी। उसकी चाल अब तेज थी लेकिन आवाज रहित, जैसे वह हर कदम को माप कर रख रहा हो ताकि आखिरी कुछ पायदानों तक पहुंचने से पहले उसकी मौजूदगी का अंदाजा न लगे। लैंडिंग से ठीक 2 पायदान नीचे पहुंचकर उसने अपनी गति फिर धीमी की और एक पल के लिए रुककर ऊपर की दिशा में झांका, जहां हल्की रोशनी में एक गार्ड की परछाई रेलिंग के पास खड़ी दिखाई दी। और उसी क्षण कबीर ने अपने शरीर का भार बदलकर एक तेज छलांग लगाई। उसकी हथेली ने ऊपर की एज पकड़ी और उसने खुद को खींचते हुए उस गार्ड के करीब पहुंचा दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर हथियार की दिशा बदल दी और उसे नीचे की तरफ धकेलते हुए उसकी बैलेंस तोड़ दी। और उसी गति में उसने उसे साइलेंट तरीके से इनकैपेसिटेट कर दिया, जबकि लड़की ने उसी समय दूसरे गार्ड की ओर मूव किया जो अभी पूरी तरह अलर्ट भी नहीं हुआ था। उसकी चाल इतनी तेज और सटीक थी कि उसने बिना शोर किए उसकी गर्दन के पास एक प्रिसाइज स्ट्राइक लगाया और उसे वहीं गिरा दिया। लेकिन तीसरा गार्ड अब पूरी तरह अवेयर हो चुका था और उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदलते हुए वेपन उठाया। इस बार टकराव अनअवॉइडेबल था और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, कबीर पहले ही उसकी फायरिंग लाइन से बाहर निकल चुका था। उसने रेलिंग का इस्तेमाल करते हुए एंगल बदला और क्लोज रेंज में पहुंचकर उसके वेपन को डिफ्लेक्ट किया, और कुछ ही सेकंड में वह भी नीचे था। लेकिन इस छोटे से संघर्ष ने शांति को तोड़ दिया था और नीचे से आती आवाजें अब और तेज हो गई थीं, क्योंकि बाकी गार्ड्स अब पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे और तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। कबीर ने बिना समय गंवाए लैंडिंग से आगे बढ़ते हुए अगले कॉरिडोर की ओर इशारा किया, क्योंकि अब उन्हें इस शाफ्ट से निकलकर उस हिस्से में जाना था जहां से सरफेस एक्सेस मिल सके। और दोनों तेजी से उस कॉरिडोर में दाखिल हुए जहां रोशनी कम थी और दीवारों पर लगे पुराने पाइप और केबल्स एक जाल की तरह फैले हुए थे। लेकिन यही जाल अब उनके लिए कवर बन सकता था, और उन्होंने अपनी गति को फिर से नियंत्रित किया ताकि वे इस मजे लाइक स्ट्रक्चर का फायदा उठा सकें। आर्यन ने तुरंत कहा, आगे का रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ता है, लेफ्ट से सीधे सरफेस एग्जिट, लेकिन हैवी लॉक, राइट से मेंटेनेंस रूट जो बाहर के सर्विस यार्ड तक जाता है। और राघव ने जोड़ा, लेफ्ट रिस्की है, राइट लंबा है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। और कबीर ने बिना रुके कहा, राइट, हमें विजिबिलिटी चाहिए, ट्रैप नहीं। और वे दोनों उसी दिशा में मुड़ गए जहां कॉरिडोर और भी संकरा हो गया और कई जगहों पर झुककर गुजरना पड़ रहा था। लेकिन यही तंग रास्ता उन्हें पीछा करने वालों से कुछ सेकंड का फायदा दे रहा था। पीछे से आती आवाजें अब भी पीछा कर रही थीं, लेकिन वे अब थोड़ा बिखर चुकी थी क्योंकि फॉल्स सिग्नल्स और मल्टीपल पाथ्स ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया था। और इसी बीच कबीर ने चलते चलते एक और छोटा डिवाइस एक्टिवेट किया जो कॉरिडोर के एक हिस्से में गिरते ही हल्की सी चिंगारी और धुआं पैदा करने लगा, जिससे पीछे आने वालों की विजिबिलिटी और कम हो गई। और यह छोटा सा डिले उनके लिए अमूल्य था। कुछ ही मिनटों बाद कॉरिडोर खुलकर एक बड़े सर्विस बे में बदल गया जहां पुराने मशीनरी पार्ट्स और पार्क्ड यूटिलिटी व्हीकल्स खड़े थे। और यही वह जगह थी जहां से बाहर का रास्ता मिल सकता था। लेकिन जैसे ही वे उस खुली जगह में पहुंचे, सामने से 2 गार्ड्स तेजी से उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। और इस बार दूरी इतनी कम थी कि स्टेल्थ का कोई विकल्प नहीं था, और कबीर ने बिना हेजिटेशन के सीधे एंगेज किया। उसकी चाल तेज और आक्रामक थी। उसने पहले गार्ड के वेपन को साइड में धकेलते हुए उसे नीचे गिराया और दूसरे की ओर मुड़ते हुए उसे क्लोज रेंज में न्यूट्रलाइज कर दिया, जबकि लड़की ने तुरंत आसपास की स्थिति को सिक्योर किया ताकि कोई और खतरा अचानक न उभरे। अब सामने एक बड़ा शटर था जो आधा खुला हुआ था और बाहर से आती ठंडी हवा ये संकेत दे रही थी कि यही एग्जिट है। लेकिन उसी क्षण पीछे से आती भारी आवाजें फिर सुनाई दी, और यह स्पष्ट था कि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है।
और कबीर ने बिना एक पल गंवाए उस शटर की ओर दौड़ लगाए, क्योंकि अब ये केवल एस्केप नहीं बल्कि टाइमिंग का खेल था। और जैसे ही वे दोनों उस खुले हिस्से से बाहर निकले, उन्होंने खुद को एक बड़े सर्विस यार्ड में पाया, जहां दूर खड़ी गाड़ियां और फैली अंधेरी जगह उन्हें कुछ समय के लिए कवर दे सकती थी। लेकिन ये राहत केवल क्षणिक थी, क्योंकि पीछे का दरवाजा फिर से खुलने लगा था और गार्ड्स बाहर आने वाले थे। और इसी के साथ यह साफ हो गया कि यह पीछा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब खुले क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर दिशा खुली है लेकिन हर दिशा में खतरा भी मौजूद है। और कबीर ने बिना रुके आसपास का आकलन किया, क्योंकि अब अगला कदम तय करेगा कि वे इस पूरे परिसर से पूरी तरह बाहर निकल पाएंगे या फिर एक बार फिर घिर जाएंगे। खुले सर्विस यार्ड की ठंडी हवा चेहरे से टकराते ही कबीर ने बिना रुके अपनी दिशा बदल दी, क्योंकि पीछे खुलते शटर से आती रोशनी और उसके साथ बाहर निकलते कदमों की गूंज ये साफ कर रही थी कि पीछा अब बंद जगहों से निकलकर खुले मैदान में आ चुका है। और खुले मैदान में बचना आसान नहीं बल्कि और कठिन होता है, क्योंकि यहाँ छुपने के विकल्प सीमित होते हैं और हर मूवमेंट दूर से भी देखी जा सकती है। इसलिए उसने सीधे बाहर की तरफ भागने के बजाय दाईं ओर खड़े जंग लगे कंटेनरों की कतार की तरफ बढ़ना चुना, जहां छाया और संरचना दोनों उसे कुछ सेकंड का कवर दे सकते थे। और लड़की बिना कुछ कहे उसी दिशा में उसके साथ मुड़ गई। उसकी चाल अब पहले से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन उसके हर कदम में संतुलन था, जैसे वह हर संभावित खतरे को पहले ही गणना में ले चुकी हो। आर्यन की आवाज तुरंत आई, पीछे से 5 लोग बाहर आ चुके हैं, 2 व्हीकल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, वे पेरीमीटर सील करने की कोशिश करेंगे। और राघव ने कहा, सीधा निकलना अब मुश्किल है, हमें या तो डायरेक्शन बदलनी होगी या डाइवर्शन क्रिएट करना होगा। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी गति थोड़ी धीमी की, क्योंकि अब केवल भागना समाधान नहीं था, बल्कि इस पीछा करने वाली ताकत को कुछ समय के लिए भटकाना जरूरी था। और उसने कंटेनरों के बीच पहुंचते ही अपने बैग से एक छोटा सिलिंड्रिकल डिवाइस निकाला और उसे जमीन पर रखकर एक्टिवेट कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में उस हिस्से में तेज धुआं फैलने लगा। और यह धुआं केवल कवर नहीं बल्कि सिग्नल डिस्टॉर्शन भी पैदा कर रहा था, जिससे ट्रैकिंग सिस्टम्स कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते थे। वे दोनों उस धुएं के भीतर कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह गायब हो गए और फिर अचानक दिशा बदलते हुए बाईं तरफ निकल आए, जहां पुरानी यूटिलिटी ट्रक्स खड़ी थी। और कबीर ने तुरंत एक ट्रक के पीछे पोजीशन ली और ऊपर से झांककर बाहर की स्थिति को देखा, जहां गार्ड्स अब अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे और सर्च पैटर्न बना रहे थे, जबकि दूर खड़ी व्हीकल्स के हेडलाइट्स जल चुके थे और वे धीरे धीरे यार्ड के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करने के लिए बढ़ रहे थे। और यही वह क्षण था जहां कबीर ने समझ लिया कि अब उन्हें स्टैटिक नहीं रहना बल्कि लगातार मूव करते रहना होगा, ताकि वे इस स्कैनिंग पैटर्न से बाहर रह सकें। लड़की ने धीमे स्वर में कहा कि अगर वे व्हीकल्स के बीच में रहें तो उन्हें कुछ सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट मिल सकता है, क्योंकि लाइट्स का एंगल हर जगह नहीं पहुंच रहा। और यह सुझाव तुरंत काम का लगा और दोनों तेजी से ट्रक्स की पंक्ति के बीच मूव करने लगे। हर बार एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक जाते हुए वे अपने सिलुएट को छुपा रहे थे। और इसी दौरान कबीर ने दूर एक गेट की दिशा में हल्की सी मूवमेंट देखी, जहां से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। लेकिन उस गेट के पास 2 आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे और उसके ऊपर एक सर्वेलेंस यूनिट भी लगा था, जिसका मतलब था कि सीधा जाना जोखिम भरा होगा। आर्यन ने कहा, गेट हेवीली मॉनिटर्ड है, लेकिन उसके दाईं तरफ एक सर्विस फेंस है जो शायद वीक हो। और राघव ने तुरंत डेटा चेक करते हुए कहा, हाँ, वहाँ सिक्योरिटी कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, ओपन ग्राउंड क्रॉस करना होगा। और यह सुनते ही कबीर ने तुरंत फैसला किया कि वही रास्ता उनका बेस्ट चांस है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल रास्ता चुनना उन्हें सीधे गार्ड्स के बीच ले जाएगा। और उसने लड़की की तरफ हल्का सा इशारा किया और दोनों ने उसी दिशा में मूव करना शुरू किया। अब उन्हें खुले हिस्से को पार करना था, जहां कोई कवर नहीं था। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी दूर से दिखाई दे सकता था। और कबीर ने अपने कदमों को बिल्कुल सिंक में रखा, जैसे वह हर कदम को टाइमिंग के साथ जोड़ रहा हो। और उसने व्हीकल्स की लाइट स्वीप को ऑब्जर्व करते हुए उन गैप्स को पकड़ा जहां रोशनी कुछ सेकंड के लिए उस हिस्से से हटती थी। और उन्हीं गैप्स में वे तेजी से आगे बढ़ते गए, कभी दौड़ते हुए, कभी रुकते हुए, लेकिन हमेशा उस पैटर्न के साथ चलते हुए जिसे कबीर लगातार पढ़ रहा था। बीच में पहुंचते ही एक व्हीकल की लाइट अचानक उनकी दिशा में घूम गई और उस पल का निर्णय ही सब कुछ तय करने वाला था। और कबीर ने बिना हेजिटेशन के लड़की को नीचे खींचते हुए जमीन पर गिरा दिया। दोनों पूरी तरह फ्लैट होकर रुक गए और लाइट उनके ठीक ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। लेकिन ये बहुत क्लोज था और अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कुछ सेकंड बाद जैसे ही लाइट दूसरी दिशा में गई, वे फिर से उठे और आखिरी स्ट्रेच की ओर दौड़े। और इस बार उनकी गति पहले से ज्यादा तेज थी, क्योंकि अब दूरी कम थी और जोखिम भी उतना ही बड़ा। और कुछ ही पलों में वे उस फेंस तक पहुंच गए जहां से बाहर निकलना संभव था। लेकिन फेंस पूरी तरह खुला नहीं था और उसे तोड़ने या बाईपास करने में कुछ समय लगता, और यही समय उनके पास नहीं था।
लड़की ने तुरंत अपने टूल से फेंस के एक हिस्से को टारगेट किया और उसे वीकन करने लगी, जबकि कबीर पीछे मुड़कर स्थिति को कवर कर रहा था, क्योंकि अब गार्ड्स को उनकी दिशा का अंदाजा हो चुका था और वे तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही पहली गोली चली, ये साफ हो गया कि अब यह आखिरी सेकंड्स हैं, और कबीर ने तुरंत जवाबी मूव करते हुए गार्ड्स की लाइन को डिसरप्ट किया ताकि लड़की को काम पूरा करने का समय मिल सके। कुछ ही सेकंड में फेंस का हिस्सा टूट गया और एक नैरो ओपनिंग बन गई, और लड़की ने तुरंत कहा गो, और दोनों उस ओपनिंग से बाहर निकल गए, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था। और जैसे ही वे बाहर की तरफ दौड़े, यार्ड की सीमाएं पीछे छूटने लगी और सामने फैली अंधेरी सड़क उन्हें एक नई दिशा दे रही थी। लेकिन ये केवल एक चरण का अंत था, क्योंकि उनके पीछे अब भी वह ताकत थी जो इस पूरे नेटवर्क को चला रही थी। और अब ये केवल भागने का नहीं बल्कि अगला कदम तय करने का समय था, क्योंकि जो जानकारी उनके पास थी वह इस खेल को पूरी तरह बदल सकती थी। कंक्रीट की टूटी किनारियों से निकलकर जैसे ही वे अंधेरी सर्विस रोड पर आए, रात की हवा में घुली धातु और धुएं की गंध पीछे छूटती इमारत की याद दिला रही थी। लेकिन कबीर ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि खुले क्षेत्र में हर सेकंड दिशा बदलना उतना ही जरूरी है जितना गति बनाए रखना। और उसी क्षण उसने सड़क की सीध छोड़कर बाईं ओर जाती संकरी ढलान पकड़ ली, जो पुराने ड्रेनेज चैनल की तरफ उतरती थी, जहां नीचे जाते ही दृश्यता कम हो जाती और ऊपर से आने वाली हेडलाइट्स का असर टूट जाता। और लड़की बिना सवाल किए उसके साथ उसी ढलान पर फिसलती हुई नीचे उतरी। उसके कदम कंक्रीट के किनारों को छूते हुए इस तरह गिर रहे थे कि आवाज न्यूनतम रहे, जबकि पीछे सड़क पर गाड़ियों के इंजन की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, जो ये बता रही थी कि पीछा वाहन आधारित हो चुका है और वे सीधी सड़क पर रहे तो कुछ ही मिनटों में गिर सकते हैं। नीचे पहुंचते ही चैनल एक लंबे अर्धअंधेरे रास्ते में बदल गया, जहां दोनों तरफ ऊंची दीवारें थीं और बीच में बहता पतला पानी हल्की सी चमक पैदा कर रहा था। और इसी सीमित जगह में कबीर ने अपनी चाल को स्टेडी रखा, क्योंकि यहाँ दौड़ना उतना फायदेमंद नहीं था जितना कि लगातार दिशा बदलते रहना। और उसने चलते चलते अपने बैग से 2 छोटे बीकन निकाले, जिन्हें उसने विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, ताकि ऊपर से आने वाले ट्रैकर्स को 2 अलग अलग मूवमेंट्स दिखाई दें और वे अपनी टीम को स्प्लिट करें। और जैसे ही वे कुछ मीटर आगे बढ़े, आर्यन की आवाज आई, 2 व्हीकल्स चैनल के ऊपर पैरेलल मूव कर रहे हैं, वे तुम्हारी दिशा ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल स्प्लिट हो गए हैं। और राघव ने जोड़ा, अगर हम अगले जंक्शन तक पहुंच जाएं तो हम उन्हें पूरी तरह कंफ्यूज कर सकते हैं, वहां मल्टीपल एग्जिट्स हैं। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी गति थोड़ा बढ़ाई, क्योंकि अब लक्ष्य साफ था, जंक्शन तक पहुंचना। कुछ दूरी पर चैनल अचानक चौड़ा हो गया और 3 दिशाओं में खुलता दिखाई दिया। एक ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां, एक दाईं ओर मुड़ता लंबा सुरंग जैसा रास्ता और एक बाईं ओर जाता संकरा पैसेज जो लगभग छिपा हुआ था। और बिना रुके कबीर ने बाईं ओर का रास्ता चुना, क्योंकि वही सबसे कम ऑब्वियस था। और जैसे ही वे उसमें घुसे, ऊपर से गुजरती गाड़ियों की आवाजें कुछ कम हो गईं और वातावरण और भी बंद और भारी महसूस होने लगा। लेकिन यही बंद माहौल उन्हें ट्रैकिंग से दूर रख सकता था, और इसी एडवांटेज के साथ वे आगे बढ़ते गए। कुछ मिनटों बाद पैसेज एक पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पीछे खुला, जहां जंग लगे पाइप, टूटी दीवारें और छोड़ी हुई मशीनें बिखरी हुई थीं। और यही वह जगह थी जहां वे कुछ सेकंड के लिए रुक सकते थे, लेकिन रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए कबीर ने तुरंत आसपास का आकलन किया और एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि भीतर का लैबिरिंथ लाइक स्ट्रक्चर उन्हें पीछा करने वालों से बचने का बेहतर मौका दे सकता था। और वे दोनों बिना रुके अंदर घुस गए। फैक्ट्री के भीतर अंधेरा ज्यादा था और हर तरफ लोहे की संरचनाएं और टूटे हुए प्लेटफॉर्म थे। और चलते चलते कबीर ने अपनी दिशा को बार बार बदला, कभी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, कभी वापस नीचे आया, ताकि अगर कोई उनका पीछा कर रहा हो तो वह उनकी एग्जैक्ट पाथ को ट्रैक न कर सके। और इसी दौरान लड़की लगातार पीछे की दिशा पर नजर रख रही थी, क्योंकि अब खतरा केवल पीछे से नहीं बल्कि किसी भी दिशा से आ सकता था। आर्यन ने अचानक कहा, 2 लोग अंदर आ चुके हैं, वे अलग अलग दिशाओं में स्प्लिट हो गए हैं। और राघव ने तुरंत कहा, वे ट्रेंड हैं, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी चाल धीमी की, क्योंकि अब यह साफ था कि यह केवल रैंडम पीछा नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड हंट है। और उसने एक ऊपरी प्लेटफॉर्म पर चढ़कर नीचे के फ्लो को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जहां कुछ ही सेकंड में एक शैडो तेजी से एक मशीन के पीछे से गुजरी। और उसी पल कबीर ने समझ लिया कि अब टकराव अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसने लड़की को हल्का सा संकेत दिया और दोनों ने अपनी पोजीशंस ले ली। और जैसे ही पहला पीछा करने वाला उस प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंचा, कबीर ने ऊपर से एक तेज मूव करते हुए उसे एंगेज किया। उसका हमला इतना अचानक था कि वह प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया, और कुछ ही सेकंड में वह नीचे था। लेकिन दूसरा व्यक्ति अब अलर्ट हो चुका था और उसने तुरंत अपनी दिशा बदलते हुए ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। और यह स्थिति और भी खतरनाक थी, क्योंकि अब वे कन्फाइंड स्पेस में आमने सामने थे।
लड़की ने तुरंत उसकी तरफ मूव किया और उसकी एडवांस को रोकने की कोशिश की। उसकी चाल तेज और प्रिसाइज थी, लेकिन सामने वाला भी इक्वली स्किल्ड था और उसने काउंटर करते हुए अपनी पोजीशन बनाए रखी। और इसी बीच कबीर ने एंगल बदलते हुए पीछे से आकर उसे डिसोरिएंट किया और दोनों के कोऑर्डिनेटेड अटैक से वह भी न्यूट्रलाइज हो गया और कुछ सेकंड के लिए फैक्ट्री के भीतर फिर से सन्नाटा छा गया। कबीर ने तुरंत कहा कि उन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी टीम भी पीछे हो सकती है, और दोनों तेजी से नीचे उतरकर फैक्ट्री के पिछले हिस्से की ओर बढ़े जहाँ एक टूटा हुआ दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। और जैसे ही वे बाहर आए, सामने एक पुरानी सड़क दिखाई दी जो शहर के आउटर जोन की तरफ जाती थी, और यह साफ था कि अब वे इमीडिएट खतरे से कुछ दूरी बना चुके हैं, लेकिन पीछा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लड़की ने चलते चलते कहा कि अब उन्हें लोकेशन बदलनी होगी क्योंकि यह क्षेत्र जल्द ही स्कैन हो जाएगा। और कबीर ने बिना रुके सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि अब अगला चरण केवल छिपने का नहीं बल्कि उस जानकारी का उपयोग करने का है जो उन्होंने हासिल की है। और इसी सोच के साथ दोनों उस सड़क पर आगे बढ़ते गए, क्योंकि अब ये खेल केवल सर्वाइवल का नहीं बल्कि इनिशिएटिव लेने का बन चुका था, जहां अगला कदम उन्हें इस पूरे नेटवर्क के और करीब ले जाएगा। सड़क के उस सुनसान हिस्से पर कदम रखते ही कबीर ने अपनी चाल को धीमा नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि शहर का आउटर जोन जितना खाली दिखता है उतना ही जल्दी स्कैन भी किया जा सकता है। और इसीलिए उसने सीधी सड़क पर आगे बढ़ने के बजाय दाईं तरफ मुड़ते हुए उस पुराने औद्योगिक ब्लॉक की तरफ रुख किया जहां आधी टूटी दीवारें, बंद पड़ी फैक्ट्रियां और अधूरी रोशनी उन्हें कुछ समय के लिए छुपा सकती थी। और लड़की बिना कुछ कहे उसी दिशा में उसके साथ बढ़ गई। उसकी आंखें अब केवल रास्ते पर नहीं बल्कि हर उस कोने पर थी जहां से अचानक कोई खतरा उभर सकता था, क्योंकि अब वे दोनों समझ चुके थे कि पीछा करने वाले केवल संख्या में ज्यादा नहीं बल्कि रणनीति में भी तेज हैं और हर गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक दबाव भी था, जैसे आसपास की खामोशी अस्थायी हो और किसी भी क्षण टूट सकती हो। और इसी दबाव के बीच कबीर ने अपनी गति को स्टेडी रखा, क्योंकि अब भागने के साथ साथ ऑब्जर्व करना भी उतना ही जरूरी था। आर्यन की आवाज कुछ सेकंड बाद आई, इस बार अपेक्षाकृत शांत लेकिन सतर्क। वे अभी भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया है, सिग्नल्स वीक हो रहे हैं। और राघव ने जोड़ा, ये टेम्पररी है, वे एरिया स्कैन करेंगे, हमें इससे पहले निकलना होगा। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी दिशा बदलते हुए उस ब्लॉक के भीतर और गहराई में जाने का फैसला किया, क्योंकि खुली सड़क पर रहना अब जोखिम भरा था। और जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, आसपास का माहौल और भी घना होता गया। टूटी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी और जंग लगे ढांचों की परछाइयां एक ऐसा वातावरण बना रही थी जहां हर आवाज बढ़कर सुनाई देती थी। और इसी वातावरण में कबीर ने अपनी चाल को और भी नियंत्रित किया ताकि अनावश्यक ध्वनि न हो। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसने एक पुराने गोदाम का आधा खुला दरवाजा देखा और बिना रुके अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे कुछ मिनटों का सुरक्षित ठहराव चाहिए था जहां वे अपनी स्थिति को पुनः व्यवस्थित कर सके। और अंदर जाते ही उसने सबसे पहले दरवाजे को इस तरह एडजस्ट किया कि बाहर से वह बंद दिखाई दे लेकिन भीतर से खुला रहे। और फिर उसने जल्दी से आसपास का आकलन किया, जहां बिखरे हुए क्रेट्स, टूटे पैलेट्स और पुरानी मशीनें मौजूद थीं जो उन्हें कवर दे सकती थीं। लड़की ने तुरंत एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पोजीशन ले ली जहां से वह बाहर और अंदर दोनों दिशाओं पर नजर रख सकती थी। और उसकी यह पोजीशन ये साफ कर रही थी कि वह केवल साथ नहीं बल्कि एक्टिवली इस मिशन का हिस्सा है। कबीर ने अपने बैग से वह डिवाइस निकाला जिसमें एक्सट्रैक्टेड डेटा सुरक्षित था और उसे एक्टिवेट करते हुए कहा कि अब उन्हें इस जानकारी को समझना होगा, क्योंकि यही आगे की दिशा तय करेगी। और जैसे ही स्क्रीन पर डेटा उभरा, कई लेयर्स एक साथ खुलने लगी, विभिन्न शहरों के मार्कर्स, अलग अलग नोड्स के कनेक्शंस और कुछ ऐसे सेगमेंट्स जो पहले दिखाई नहीं दिए थे। और यही वह हिस्सा था जो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उन ऑपरेशंस का संकेत था जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए थे। आर्यन ने तुरंत कहा, ये नेटवर्क लोकलाइज्ड नहीं है, मल्टीपल सिटीज, इंटरकनेक्टेड नोड्स। और राघव ने जोड़ा, और हर नोड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, लेकिन सेंट्रल कोऑर्डिनेशन भी है। और यह सुनते ही यह साफ हो गया कि वे जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह केवल एक आइसोलेटेड ऑपरेशन नहीं बल्कि एक व्यापक संरचना है जो कई स्तरों पर काम कर रही है। और कबीर की नजर तुरंत उन नोड्स पर टिक गई जो इस शहर से जुड़े थे, क्योंकि अब उसका अगला लक्ष्य स्पष्ट था, इन नोड्स तक पहुंचना और इस नेटवर्क को भीतर से तोड़ना। लड़की ने नीचे उतरते हुए कहा कि इनमें से कुछ लोकेशंस वह पहचानती है। और यह सुनते ही कबीर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने सीधे इस जानकारी से जुड़ाव दिखाया था। और उसने शांत स्वर में कहा, कौन सी? और लड़की ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए दो लोकेशंस को हाईलाइट किया जो शहर के अलग अलग हिस्सों में थे। और उसने कहा कि ये केवल मॉनिटरिंग पॉइंट्स नहीं बल्कि ऑपरेशनल हब्स हैं जहां से ग्राउंड लेवल एक्शंस नियंत्रित होते हैं। और यह जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उनके पास केवल नक्शा नहीं बल्कि दिशा भी थी।
इसी बीच बाहर से हल्की सी आवाज आई किसी वाहन के रुकने की, और लड़की तुरंत फिर से अपनी पोजीशन पर लौट गई। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक गईं और उसने धीरे से कहा कि वे यहाँ पहुँच चुके हैं। और यह सुनते ही यह स्पष्ट हो गया कि उनका समय खत्म हो चुका है और अब उन्हें फिर से मूव करना होगा, लेकिन इस बार बिना योजना के नहीं बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ। कबीर ने तुरंत डिवाइस को सुरक्षित किया और कहा कि वे यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि अब ये जगह कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और उसने गोदाम के पीछे की तरफ जाने वाले रास्ते को चुना जहाँ से वे बिना सीधे टकराव के बाहर निकल सकते थे। और जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, बाहर से आती कदमों की आवाज और तेज हो गई और यह साफ था कि गार्ड्स अब इस इमारत को घेर रहे हैं। पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते ही वे फिर से संकरी गलियों में थे, लेकिन इस बार उनकी चाल अलग थी। अब वे केवल भाग नहीं रहे थे बल्कि एक दिशा में बढ़ रहे थे, क्योंकि अब उनके पास वह जानकारी थी जो उन्हें इस नेटवर्क के अगले स्तर तक ले जा सकती थी। और इसी स्पष्टता के साथ कबीर ने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि अब ये केवल पीछा छुड़ाने का नहीं बल्कि खेल को पलटने का समय था, और हर कदम उन्हें उस बिंदु के करीब ले जा रहा था जहां से वे इस पूरे नेटवर्क पर सीधा वार कर सकते थे। गलियों की तंग भूल भुलैया में घुसते ही कबीर ने अपनी चाल को सीधी रेखा में रखने के बजाय टूटे हुए पैटर्न में बदल दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब पीछा करने वाले केवल पीछे नहीं बल्कि आगे की दिशा में भी जाल बिछाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में सीधी दिशा चुनना उन्हें सीधे उस जाल में ले जा सकता है। इसलिए उसने हर 30-40 कदम पर मोड़ बदलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, और कभी बिना वजह रुककर फिर दूसरी दिशा पकड़ते हुए, ताकि उनका मूवमेंट किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम के लिए प्रेडिक्टेबल न रहे। और लड़की बिना कुछ कहे उसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी। उसकी चाल अब पूरी तरह कबीर के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी थी, जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के एक समझ बन चुकी हो जो हर निर्णय को सहज बना रही थी। ऊपर की इमारतों के बीच लटकती तारें, टूटे हुए पाइप और दीवारों पर फैली छायाएं इस पूरे रास्ते को और भी जटिल बना रही थी, लेकिन यही जटिलता अब उनका कवच थी, क्योंकि जितना रास्ता उलझा हुआ होता है उतना ही पीछा करने वालों के लिए उसे समझना मुश्किल होता है। आर्यन की आवाज कुछ सेकंड बाद आई। इस बार उसकी टोन में स्पष्ट विश्लेषण था। वे अब सीधे पीछा नहीं कर रहे, उन्होंने पेरीमीटर बना दिया है, सामने से इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और राघव ने तुरंत कहा, मतलब वे तुम्हें फनल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें एक निश्चित दिशा में धकेलना चाहते हैं। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी गति धीमी की और आसपास का निरीक्षण किया, क्योंकि अब ये केवल भागने का नहीं बल्कि उनके इरादों को समझने का समय था। और उसने महसूस किया कि जिन रास्तों को वह इंस्टिंक्टिवली अवॉइड कर रहा था वही रास्ते सबसे ज्यादा मॉनिटर्ड हो सकते हैं, और जो रास्ते अनदेखे लग रहे हैं वही शायद उन्हें बाहर ले जा सकते हैं। उसने अचानक एक बहुत संकरी गली की ओर मुड़ने का फैसला किया जो पहली नजर में डेड एंड जैसी लग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बने नक्शे के अनुसार यह गली एक पुराने आवासीय ब्लॉक के पीछे खुलती थी और वही उनका अगला एग्जिट बन सकता था। और लड़की बिना हेजिटेशन उसके साथ उस दिशा में बढ़ गई, क्योंकि अब वह भी समझ चुकी थी कि यह खेल केवल गति का नहीं बल्कि परसेप्शन का है। जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही रास्ता बनता है। गली के अंत में पहुंचते ही सामने एक ऊंची दीवार थी, लेकिन कबीर रुका नहीं। उसने तुरंत दीवार के बाईं ओर लगे पुराने पाइप की ओर इशारा किया और बिना समय गंवाए उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी गति कंट्रोल, जैसे वह पहले भी कई बार ऐसे रास्तों से गुजर चुका हो। और कुछ ही सेकंड में वह दीवार के ऊपर था और उसने हाथ बढ़ाकर लड़की को ऊपर खींच लिया और दोनों उस पार उतर गए जहां एक पुराना कोर्टयार्ड था जो पूरी तरह खाली था। लेकिन उसकी खामोशी यह संकेत दे रही थी कि यह जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहेगी। आर्यन ने तुरंत कहा, वे तुम्हारी लास्ट नोन पोजीशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और राघव ने जोड़ा, तुमने पैटर्न तोड़ दिया है, उन्हें फिर से ट्रैक करने में समय लगेगा। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी गति फिर बढ़ा दी, क्योंकि अब उनके पास कुछ प्रेशियस सेकंड्स थे जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी था। और उसने कोर्टयार्ड के दूसरी ओर दिख रहे एक पुराने स्टेवेल की तरफ बढ़ना चुना, क्योंकि ऊपर जाना उन्हें एक बेहतर वांटेज पॉइंट दे सकता था और साथ ही कुछ नए रास्ते भी खोल सकता था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने हर फ्लो पर रुककर बाहर झांका, क्योंकि वह केवल ऊपर नहीं जा रहा था बल्कि पूरे इलाके को पढ़ रहा था। और तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने की इमारत की छत एक नैरो गैप के जरिए यहां से जुड़ी हुई है, और यही वह रास्ता था जो उन्हें इस पूरे ब्लॉक से बाहर निकाल सकता था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि नीचे खुला क्षेत्र था और स्लाइटेस्ट गलती उन्हें सीधे एक्सपोज कर सकती थी। लड़की ने बिना कुछ कहे उस गैप को देखा और फिर कबीर की तरफ हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह समझ चुकी हो कि यही उनका रास्ता है। और कबीर ने बिना हेजिटेशन के छलांग लगाए। उसकी लैंडिंग बिल्कुल कंट्रोल थी और उसने तुरंत मुड़कर लड़की को सिग्नल दिया, और कुछ ही सेकंड में वह भी उसके पास थी। और अब वे दोनों छतों के उस जाल में थे जहां से वे बिना नीचे उतरे कई ब्लॉक्स पार कर सकते थे।
पीछे से आती हल्की सी आवाजों ने ये संकेत दिया कि गार्ड्स अब इस स्तर तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मतलब था कि अब उन्हें तेजी से मूव करना होगा। और कबीर ने छतों के बीच एक सीधी दिशा नहीं बल्कि जिग-जैग पैटर्न चुना, क्योंकि वह जानता था कि सीधे जाने पर उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और इसी पैटर्न में चलते हुए वे एक के बाद एक छत पार करते गए, कभी नीचे झुककर, कभी छलांग लगाकर और कभी किनारों से चिपककर, ताकि उनकी सिलुएट दूर से दिखाई न दे। कुछ मिनटों बाद वे एक ऐसी छत पर पहुंचे जहां से शहर का आउटर जोन साफ दिखाई दे रहा था, और यही वह बिंदु था जहां कबीर ने अपनी चाल धीमी की, क्योंकि अब उन्हें केवल भागना नहीं बल्कि अगला कदम तय करना था। और उसने अपनी नजरें दूर उन लोकेशंस की दिशा में टिकाई जिन्हें उन्होंने अभी अभी डेटा में देखा था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, इन नोड्स तक पहुंचना और इस नेटवर्क को उसकी जड़ से तोड़ना। लड़की उसके पास आकर खड़ी हुई और उसने धीमे स्वर में कहा कि अब वे केवल भाग नहीं रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। और उसके इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई थी, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि यह खेल अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव बन चुका है। और कबीर ने बिना कोई जवाब दिए केवल हल्का सा सिर झुकाया, क्योंकि वह पहले ही यह निर्णय ले चुका था कि अब अगला कदम इस पूरे नेटवर्क पर सीधा वार होगा। और इसी निर्णय के साथ दोनों उस छत से आगे बढ़ गए, क्योंकि अब उनके पास केवल जानकारी ही नहीं बल्कि दिशा भी थी, और यही दिशा उन्हें उस टकराव की ओर ले जा रही थी जहां से इस पूरे खेल का असली परिणाम तय होगा। छतों के उस उलझे हुए जाल पर आगे बढ़ते हुए कबीर ने अपनी चाल को एक बार फिर बदल दिया, क्योंकि अब ये केवल दूरी बनाने का नहीं बल्कि अपने मूवमेंट को पूरी तरह अदृश्य करने का समय था। और उसने सीधी दिशा में आगे बढ़ने के बजाय हर कुछ कदम पर अपनी दिशा तोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, कभी एक छत से दूसरी पर डायगोनल छलांग लगाते हुए, कभी किसी ऊंची दीवार के पीछे झुककर कुछ सेकंड रुकते हुए, ताकि अगर कोई दूर से उनका पीछा कर रहा हो तो उसका अनुमान गलत साबित हो। और लड़की उसकी हर चाल को बिना शब्दों के समझते हुए उसी पैटर्न को फॉलो कर रही थी। उसकी मूवमेंट्स इतनी सिंक्रोनाइज्ड थी कि दोनों एक ही फ्लो में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते थे, जैसे ये सब पहले से अभ्यास किया हुआ हो। नीचे शहर की बत्तियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन इस ऊंचाई पर हवा और खामोशी दोनों अलग थे, और इसी खामोशी में हर हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई देती थी, जिससे ये साफ था कि स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी उन्हें एक्सपोज कर सकती है। आर्यन की आवाज कुछ देर बाद आई, इस बार पहले से ज्यादा फोकस्ड। वे अब रूफटॉप ट्रैकिंग पर शिफ्ट कर चुके हैं। 2 ड्रोन्स ऊपर एक्टिव हैं, और राघव ने तुरंत कहा, थर्मल स्वीप भी हो सकता है, तुम्हें मूवमेंट ब्रेक करनी होगी। और यह सुनते ही कबीर ने तुरंत अपनी गति धीमी की और एक ऊंची पैरापेट वॉल के पीछे रुक गया, क्योंकि अब केवल गति से नहीं बल्कि कंसीलमेंट से बचना जरूरी था। और उसने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से देखा, क्योंकि उसे अब ऐसा रास्ता चाहिए था जो केवल छुपने का नहीं बल्कि पूरी तरह ट्रैक से बाहर निकलने का हो। उसने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर अचानक अपनी दिशा बदलते हुए उस छत के किनारे की ओर बढ़ा जहां नीचे एक संकरी गली दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने सीधे नीचे कूदने के बजाय पहले उस किनारे से लगे एक पुराने वाटर टैंक के पीछे पोजीशन ली, और वहीं से उसने एक छोटा रिफ्लेक्टर शीट निकालकर ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया, जिससे कुछ सेकंड के लिए लाइट और थर्मल सिग्नेचर वहां दिखाई देने लगे। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए वह तुरंत दूसरी दिशा में नीचे उतर गया, और लड़की भी उसी तेजी से उसके पीछे उतरी, और कुछ ही सेकंड में वे दोनों रूफटॉप से गायब हो चुके थे। नीचे उतरते ही वे फिर से गलियों के जाल में थे, लेकिन इस बार उनकी चाल पहले से अलग थी। अब वे केवल भाग नहीं रहे थे बल्कि हर मोड़ को इस्तेमाल कर रहे थे। और कबीर ने चलते चलते एक बार फिर दिशा बदलते हुए उस इलाके की ओर बढ़ना शुरू किया जहां पहला ऑपरेशनल नोड मौजूद था, क्योंकि अब उनका लक्ष्य साफ था और हर मूवमेंट उसी दिशा में होना चाहिए था। और इसी दौरान उसने अपनी गति को स्टेडी रखा ताकि वे बिना अननेसेसरी अटेंशन के उस क्षेत्र के करीब पहुंच सकें। कुछ मिनटों बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पुरानी इमारतें कम और नए स्ट्रक्चर्स ज्यादा दिखाई देने लगे, और यह साफ था कि यह ट्रांजिशन जोन है जहां से ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू होती है। और इसी बदलाव के साथ खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि यहां सर्वेलेंस अधिक हो सकती थी। और कबीर ने तुरंत अपनी चाल को और नियंत्रित किया, क्योंकि अब हर कदम को और भी सावधानी से रखना जरूरी था। आर्यन ने कहा, यह एरिया क्लीन नहीं है, सेंसर्स एक्टिव हैं, लेकिन विजिबिलिटी लो है। और राघव ने जोड़ा, अगर हम सही एंगल से जाएं तो बाईपास कर सकते हैं। और यह सुनते ही कबीर ने आसपास की इमारतों को ध्यान से देखा और एक ऐसी दिशा चुनी जहां शैडोज और स्ट्रक्चर्स मिलकर एक नेचुरल कवर बना रहे थे। और इसी कवर का इस्तेमाल करते हुए वे धीरे धीरे उस नोड के करीब पहुंचने लगे। लड़की ने चलते चलते कहा कि यह जगह सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी कम दिख रही है लेकिन प्रेजेंस ज्यादा महसूस हो रही है। और उसके इस ऑब्जर्वेशन ने यह साफ कर दिया कि यह केवल एक लोकेशन नहीं बल्कि एक कंट्रोल जोन है, जहां हर चीज सतह पर नहीं दिखती। और कबीर ने उसकी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी गति और भी धीमी कर दी, क्योंकि अब जल्दबाजी करना उन्हें सीधे डिटेक्शन में डाल सकता था।
कुछ ही देर में वे उस इमारत के सामने थे जो डेटा में चिन्हित थी। बाहर से यह एक सामान्य कमर्शियल स्ट्रक्चर की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके आसपास की खामोशी और सीमित मूवमेंट ये बता रही थी कि यह केवल दिखावा है और असली गतिविधि इसके भीतर चल रही है। और यही वह बिंदु था जहां से उनका अगला मिशन शुरू होने वाला था। कबीर ने बिना रुके इमारत के आसपास का निरीक्षण किया। उसकी नजरें हर एंट्री पॉइंट, हर कैमरा एंगल और हर संभावित खतरे को पढ़ रही थी, क्योंकि अब ये केवल अंदर घुसने का नहीं बल्कि बिना अलार्म के भीतर पहुंचने का प्रश्न था। और उसने जल्दी से एक साइड एंट्रांस को आइडेंटिफाई किया जो कम मॉनिटर्ड लग रहा था, और उसी दिशा में बढ़ते हुए उसने लड़की को संकेत दिया, क्योंकि अब उनका अगला कदम इन्फिल्ट्रेशन था। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों उसी दिशा में बढ़ गए। उनकी चाल अब धीमी थी, लेकिन हर कदम में स्पष्ट उद्देश्य था। और जैसे ही वे उस एंट्री पॉइंट के पास पहुंचे, ये साफ हो गया कि अब वे इस खेल के अगले स्तर में प्रवेश करने वाले हैं, जहां हर निर्णय और हर एक्शन इस पूरे नेटवर्क को सीधे प्रभावित करेगा। और इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि अब ये केवल पीछा छुड़ाने की कहानी नहीं रही, बल्कि सीधे टकराव की शुरुआत है, जहां से इस पूरे खेल का असली परिणाम सामने आएगा। साइड एंट्री के उस संकरे दरवाजे के सामने खड़े होकर कबीर ने पहले एक लंबी सांस नहीं ली, बल्कि अपनी सांसों की गति को उसी लय में बनाए रखा जिसमें वह पिछले कई मिनटों से चल रहा था, क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचकर रुकना जितना खतरनाक होता है उतना ही आगे बढ़ना भी। और उसने अपनी उंगलियों को दरवाजे की सतह पर हल्के से रखते हुए उसकी बनावट और भीतर की हलचल को महसूस किया, जैसे वह केवल धातु नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद संरचना को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और कुछ ही सेकंड में उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रवेश बिंदु सतही रूप से साधारण दिखता जरूर है, लेकिन इसके भीतर लेयर्ड सिक्योरिटी मौजूद है जो किसी भी असामान्य हस्तक्षेप पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती है। और यही वह क्षण था जहां उसे केवल तकनीकी समाधान नहीं बल्कि समय और संतुलन का भी ध्यान रखना था। लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें आसपास के हर कोने को स्कैन कर रही थी, क्योंकि इस स्तर पर खतरा केवल सामने से नहीं बल्कि किसी भी दिशा से उभर सकता था। और उसके शरीर की मुद्रा ये बता रही थी कि वह किसी भी अचानक स्थिति के लिए तैयार है। जबकि आर्यन और राघव की आवाजें अब लगातार उसके कानों में सूक्ष्म जानकारी भेज रही थीं, जैसे ये पूरा ऑपरेशन एक ही समय में कई स्तरों पर चल रहा हो। आर्यन ने धीरे से कहा कि आसपास के कैमरों का फीड कुछ सेकंड के लिए डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये विंडो बहुत छोटी होगी। और राघव ने जोड़ा कि दूर के भीतर एक पैसिव स्कैन लेयर है जो केवल फिजिकल एक्सेस से बाईपास नहीं होगी बल्कि उसे सही सीक्वेंस में ट्रिगर करना होगा। और यह सुनते ही कबीर ने अपनी उंगलियों की पोजीशन बदली और दरवाजे के किनारे लगे सूक्ष्म पैनल को एक्टिवेट किया। ये पैनल बाहर से लगभग अदृश्य था, लेकिन उसकी बनावट में हल्का सा अंतर उसे पहचानने के लिए पर्याप्त था। और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई जो इस बात का संकेत थी कि सिस्टम ने उसकी उपस्थिति को रजिस्टर कर लिया है। अब उसे अगले कुछ सेकंड में सही इनपुट देना था, क्योंकि स्लाइटेस्ट गलती सिस्टम को अलर्ट कर सकती थी। और इसी सावधानी के साथ उसने एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया जो सीधे अटैक नहीं बल्कि मिमिक्री था, जैसे वह सिस्टम को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि यह एक ऑथराइज्ड एक्सेस है। लड़की ने उसी समय बहुत धीमे स्वर में कहा कि विंडो शुरू हो चुकी है। और यह संकेत मिलते ही कबीर ने बिना हेजिटेशन के अपनी गति बढ़ा दी। उसकी उंगलियां पैनल पर इतनी तेजी और सटीकता से चल रही थी कि यह स्पष्ट था कि वह केवल कोड नहीं डाल रहा बल्कि उस सिस्टम के बिहेवियर को पढ़कर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। और कुछ ही सेकंड में दरवाजे के भीतर हल्की सी क्लिक की आवाज आए और वह धीरे धीरे खुलने लगा, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी अब्रप्ट मूवमेंट के, जैसे ये पहले से तय था। और इसी स्मूथ ट्रांजिशन का फायदा उठाते हुए दोनों तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। रोशनी नियंत्रित थी, हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित और शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन इस शांति के भीतर एक सतत गतिविधि छिपी हुई थी जिसे केवल ध्यान से महसूस किया जा सकता था। और कबीर ने बिना रुके अपनी दिशा आगे की ओर रखी, क्योंकि वह जानता था कि इस तरह की जगहों पर रुकना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। और चलते चलते उसने आसपास की संरचना को पढ़ना शुरू किया। दीवारों की बनावट, फर्श पर हल्की सी बदलती बनावट और दूर कहीं से आती सूक्ष्म ध्वनियां, ऑल ऑफ दीज संकेत दे रहे थे कि यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक सक्रिय ऑपरेशन का हिस्सा है जहां हर मूवमेंट दर्ज होता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर कॉरिडोर दो दिशाओं में बंट गया और बिना रुके कबीर ने बाईं दिशा चुनी, क्योंकि वहां रोशनी थोड़ी कम थी और मूवमेंट भी कम दिखाई दे रही थी। और यह निर्णय केवल इंस्टिंक्ट का नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का परिणाम था, क्योंकि अधिक एक्टिविटी वाला क्षेत्र अधिक मॉनिटर्ड होता है और कम एक्टिविटी वाला क्षेत्र अक्सर ओवरलुक्ड होता है। और यही उनका एडवांटेज बन सकता था। लड़की उसके साथ उसी दिशा में बढ़ी। उसकी नजरें अब केवल आगे नहीं बल्कि ऊपर और किनारों पर भी थीं, क्योंकि ऐसे एनवायरमेंट्स में खतरा केवल सामने से नहीं बल्कि अनसीन लेयर्स से भी आ सकता है।
आर्यन ने कहा कि भीतर की सिक्योरिटी लेयर्स अभी पैसिव मोड में है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जबकि राघव ने जोड़ा कि उन्हें क्रॉस सेक्शन तक पहुंचने के लिए 2 और एक्सेस पॉइंट्स पार करने होंगे, और यह सुनते ही कबीर ने अपनी गति को और संतुलित किया, क्योंकि अब हर कदम उसे उस बिंदु के करीब ले जा रहा था जहां असली टकराव होगा। और उसने चलते चलते अपने भीतर उस क्लैरिटी को बनाए रखा जो हर जटिल स्थिति में उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सामने एक पारदर्शी पैनल के पीछे एक बड़ा हॉल है जहां कई लोग अपने अपने टर्मिनल्स पर काम कर रहे थे, और यह साफ था कि यह केवल एक मॉनिटरिंग एरिया नहीं बल्कि एक एक्टिव ऑपरेशनल जोन है। और यही वह जगह थी जहां से इस नोड के ग्राउंड लेवल एक्शंस नियंत्रित होते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन के साथ कबीर ने अपनी दिशा को थोड़ा बदलते हुए उस कॉरिडोर को चुना जो इस हॉल के किनारे किनारे जाता था, क्योंकि सीधे उस क्षेत्र में प्रवेश करना अभी उचित नहीं था। लड़की ने धीरे से कहा कि यह केवल सरफेस लेयर है और असली कंट्रोल इससे नीचे या भीतर हो सकता है। और यह बात उस डेटा से मेल खाती थी जो उन्होंने पहले देखा था। और इसी समझ के साथ कबीर ने आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि अब उनका लक्ष्य केवल भीतर घुसना नहीं बल्कि उस केंद्र तक पहुंचना था जहां से यह पूरा नोड संचालित हो रहा है। कुछ ही क्षणों बाद कॉरिडोर एक और दरवाजे पर आकर खत्म हुआ, और ये दरवाजा पहले से अलग था। इसकी बनावट और इसके आसपास की सुरक्षा ये संकेत दे रही थी कि यह केवल एक पैसेज नहीं बल्कि एक थ्रेशहोल्ड है, और इसी थ्रेशहोल्ड के पार वह स्तर मौजूद है जहां से इस पूरे नेटवर्क को प्रभावित किया जा सकता है। और कबीर ने उस दरवाजे के सामने रुककर एक पल के लिए अपनी नजरें उस पर टिकाई, क्योंकि वह जानता था कि इस दरवाजे के पार जाने के बाद वापस लौटना केवल विकल्प नहीं रहेगा। और यही वह क्षण था जहां से यह मिशन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला था, जहां हर निर्णय का प्रभाव केवल इस स्थान तक सीमित नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क तक जाएगा। और इसी स्पष्टता के साथ उसने बिना हेजिटेशन के उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि अब ये केवल इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि नियंत्रण की शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।